हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। वो नाम से पता चल रहा है हम इस पूरे पेपर में सिर्फ करिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। करिकुलम है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका एक मोटिव क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे वर्क करता है, किस लिए वर्क करता है, अलग अलग तरीके। हम इस पूरे पेपर में हम सिर्फ करिकुलम के बारे में ही पढ़ेंगे। करिकुलम वर्ड जो हमारा करिकुलम एक शब्द है, उसका हिंदी में मीनिंग होता है पाठ्यचर्या। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 का नाम है डेफिनेशन, मीनिंग एंड अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में हम इसकी पूरी यूनिट 1 कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1.1 से। 1.1 में हमको करिकुलम की डेफिनेशन, मीनिंग और कंसेप्ट के बारे में बात करनी है। ओके, तो करिकुलम की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत लोगों ने दी हुई है और बहुत लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम 2-3 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द कैलपैट्रिक एक पर्सन है जिन्होंने करिकुलम की डेफिनेशन दी है। तो कैलपैट्रिक कहते हैं कि करिकुलम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड द रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये कहते हैं कि करिकुलम क्या हाईलाइट करता है, करिकुलम के अंदर क्या आता है। करिकुलम के अंदर आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वो लर्निंग जो बच्चा करके सीखता है। ठीक है, इसी के साथ साथ रोल ऑफ द टीचर, उस टीचर का रोल क्या है जो उसको सिखा रहा है, जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका रोल क्या है एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। मीन वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको हर चीज़ में सपोर्ट देगा। ठीक है, उनकी डेफिनेशन ये है। The curriculum is a view of set of meaningful experiences that are designed to promote students' growth and development. Curriculum एक ऐसा फुल एक्सपीरियंस है, एक ऐसे एक्सपीरियंस का सेट है जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ भी होएगी और उसकी डेवलपमेंट भी होएगी। करिकुलम एक कंबाइंड फॉर्म है जिसमें हम पूरे तरीके से उस बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। वॉट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट? अब हमको पता चल गया करिकुलम क्या होता है। अब करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, ये एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड इवेल्युएशन लर्निंग एक्सपीरियंस, और फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इवेल्युएट करते हैं on the basis of needs, abilities and interest of the learner and nature of society। अब किसके लिए? उस लर्नर की नीड्स के लिए, उस लर्नर की नेचर के लिए। ठीक है, कैसा उसका इंटरेस्ट है, कैसी उसकी एबिलिटीज़ हैं, और नेचर ऑफ द सोसाइटी इन कम्युनिटी, और जिस सोसाइटी और कम्युनिटी में वो रहता है उसको देखकर। अब जो करिकुलम है वो NCERT ने कंपोज किया है। ठीक है, किसने प्रोड्यूस किया है, उसको किसने डिज़ाइन किया है? NCERT ने। तो हमारा जो करिकुलम है वो 4 बार चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज हुआ था 1975 में, सेकेंड टाइम ये चेंज हुआ है 1988 में, थर्ड टाइम ये चेंज हुआ है 2000 में, और फोर्थ टाइम ये चेंज हुआ है 2005 में। तो हम कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2005 वाला। अब जो NCF है, NCF करिकुलम है, ये करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो EC ने यही इसको डिज़ाइन करती है, इसको कंपोज करती है। अब इसकी आपको 1 मार्क में ना फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कौन करता है। NCF क्या है? NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम की डेफिनेशन आपको यहाँ पता चल जाएगी। 2 डेफिनेशन है हमारे पास। करिकुलम डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट कितनी बार चेंज हुआ है? 4 बार चेंज हुआ है। हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? हम 2005 ईयर वाला फॉलो कर रहे हैं। और NCF क्या है? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। अभी तक का हमने इतना कवर किया है। अब ऐसे ही जैसे कैलपैट्रिक थे, ऐसे ही क्रो भी थे। क्रो ने क्या डेफिनेशन दी है? क्रो ने बोला है curriculum include all those experiences of child which received inside and outside the school। इन्होंने बोला है करिकुलम उन सारी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है जो एक बच्चा बाहर और अंदर, स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर से सीखता है।
These experiences arranged in these programs, such programs which leads to the development. अब ये सारे जो programs है, ये सब जो arrangement है, experiences है, ये सब बच्चे के development में help करते हैं, ठीक है, contribute करते हैं. कैसे development में? Physical, social, intellectual, emotional, spiritual aspects of the personality. तो उसकी हर तरीके से हर एक एरिया में specific development में उसकी help करते हैं. नेक्स्ट, मेंट्रू ने क्या कहा? मिंट्रू ने क्या कहा? करिकुलम इंक्लूड्स द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल एट द एम्स ऑफ एजुकेशन. उन्होंने बोला कि जो करिकुलम है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें सारे एक्सपीरियंस आएंगे जिनको जो स्कूल है वो यूटिलाइज करेगा, उनका यूज करेगा और बच्चे को एक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, फॉबल ने क्या बोला? फॉबल ने बोला करिकुलम शुड बी कंसीव्ड is an important of the round whole of the knowledge and experiences of the human race. इन्होंने बोला कि जो करिकुलम है वो बच्चे को हर चीज़ सिखाए, ठीक है, उसको एज अ होल नॉलेज दे, उसको एज अ होल एक्सपीरियंसेस दे, ताकि वो भी ह्यूमन रेस में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए. तो ये सारी डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग करिकुलम के बारे में दी है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस एंड नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड्स क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी मीन्स यूजेस क्या क्या है. तो फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स. सबसे पहले क्या होने वाला है कि जो एजुकेशनल एम्स है उनका अचीवमेंट होगा. जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो उसको पढ़ना लिखना है, उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस करिकुलम उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको सारा सपोर्ट मिलेगा जिससे कि वो अपने एजुकेशनल एम्स तक पहुंच सकता है. तो ये है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी. एक करिकुलम में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो टाइम है ना उसका प्रॉपर यूज़ हो. इसमें हम फुल सेट लेते हैं. इस करिकुलम में हमारा सिलेबस, हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें आ रही है ना, एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक हो, सब आता है. जो भी आप स्कूल में एक्टिविटी कर रहे हो वो सब करिकुलम में आता है. तो ये क्या है, तो इसमें हम टाइम और एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करना सीखते हैं. नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. हमें इससे नॉलेज मिलती है. एक्विजिशन होता है टू एक्वायर समथिंग, ठीक है, टू ग्रैब समथिंग, टू ग्रास्प समथिंग. एक्विजिशन इज टू एक्वायर समथिंग. नेक्स्ट इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. अब जहाँ जैसे हमारी नॉलेज डेवलप हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो गई, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट होगा. हमने देखा करिकुलम हमारे हर एक एरिया में स्पेसिफिक डेवलपमेंट लेके आता है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड. डेवलपमेंट किस किस की होगी? हमारी नॉलेज की डेवलपमेंट होगी, हमारी हर एक स्किल्स की डेवलपमेंट होगी, एटीट्यूड की डेवलपमेंट होगी. स्किल्स जैसे लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स. एटीट्यूड कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है. इंट्रोड्यूस, डिस्कवर एंड इन्वेंशन. अब उनको डिस्कवरीज के बारे में पता चलेगा, इन्वेंशंस के बारे में पता चलेगा, यानी कि उनको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा. डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप. अब बच्चा सोसाइटी में है, सोसाइटी की बातें सीखेगा, कल्चर सीखेगा, कैरेक्टर सीखेगा, सिटीजनशिप आएगी, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा. तो ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट, करिकुलम इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए, करिकुलम इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, करिकुलम इम्पॉर्टेंट है पेरेंट के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो आगे जो एग्ज़ाम्स लेने के लिए बैठे हुए हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर. प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक के प्रिपरेशन के लिए. कंडक्टिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए. तो ये सारी इम्पॉर्टेंस, नीड और यूटिलिटी थी. मैंने ये बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना ही है. नेक्स्ट इज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम. ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम बहुत फिक्स्ड है. जैसे पहले के ज़माने का करिकुलम होता था बहुत फिक्स्ड होता था, वो बहुत रिजिड होता था, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे. जैसा दिया गया हमको बच्चों को वैसे ही पढ़ाना होता था. कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलम, जो कंटेक्स्ट था, जो पढ़ाने के लिए करिकुलम था, वो बहुत रिजिड था. नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न करिकुलम, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम. जैसे पहले के ज़माने में आपने पढ़ा फिक्स्ड है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं.
जो चेंजेस चाहिए हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो अडेप्टेशंस चाहिए हम उसमें अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चिल्ड्रन की नीड्स को, चिल्ड्रन की एज को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। प्रिपेयर इंडिविजुअल वोकेशनली, उनको इंडिविजुअली वोकेशनली प्रिपेयर कराएंगे। नेक्स्ट करिकुलम कैसा होता है, को करिकुलम प्रोग्राम्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम्स होते हैं और करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। एक करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है। करिकुलम इज प्री प्लान्ड होना चाहिए, यानी कि हम करिकुलम को पहले से ही प्लान करके रखेंगे। डायनेमिक होना चाहिए, स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। इट अ मीन टू बी एंडेड, इसका एक एम होना चाहिए, जिस मतलब जैसे कि एक बच्चा है उसका हमने गोल लिया है, वो गोल अचीव होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इट हैज़ टू बी एन एंड होना। जैसे हमारा क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास का, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट क्लास ओवर होती है ना, इट हैज़ एन एंड, तो ऐसे ही हर एक चीज़ का एंड होना चाहिए। Reflect education, trend of education, diversity of curriculum as an experience, ecological sequence of subject matter, administrative flexibility, development of balanced personality। ये हमने जो ऊपर पढ़ा है उसी के जैसा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स करिकुलम की कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ अडेप्टेशंस पे। अडेप्टेशंस मीन्स चेंज करना करिकुलम में, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाना उसको। अब अडेप्टेशंस दो तरीके की होती है, एक होता है अकोमोडेशन और एक होता है मॉडिफिकेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि हम उसमें ना जैसे एक बच्चे को एक चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको ना दूसरे तरीके से समझाएंगे। ये नहीं है कि हम उसका चैप्टर चेंज कर देंगे, नहीं, हम उसको पढ़ाएंगे लेकिन हम उसमें कोई स्ट्रैटेजीज लगा देंगे, कोई कोर्स लगा देंगे, कोई कंटेंट लगा देंगे ताकि वो बच्चा उसको अच्छे से सीख पाए, ठीक है। सिखाना वही है, बस हम अपने तरीके में चेंज ले आएंगे, हम कुछ ऐड कर देंगे बस। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन में ना बच्चे का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको ना कोर्स ही चेंज कर देते हैं, उसको चैप्टर ही चेंज कर देते हैं। अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम उसको हटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आती है चेंजेस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द स्किल दैट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर, तो कम्प्लीटली चेंज द चैप्टर। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ठीक है। ये आपका 8 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स पे भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमारा आता है इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। जो करिकुलम है वो बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एट देयर लेवल होना चाहिए। गोल शुड बी सेट, उसके गोल्स उसके अंदर सेट होने चाहिए। इट शुड बी एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। ये चीज चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेवल ऑफ द करिकुलम मस्ट बी अप्रोप्रिएट। जो करिकुलम का लेवल है वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 3rd क्लास की चीज़ें 5th क्लास में पढ़ा रहे हो, 5th क्लास की चीज़ें 3rd क्लास में पढ़ा रहे हो, नहीं। इट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द अप्रोप्रिएट लेवल। इट शुड प्रोवाइड क्रिएटिविटी, बच्चे में क्रिएटिविटी आनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि इसके पार्ट्स होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी ब्रॉड, ये ब्रॉड होना चाहिए, मीन्स इट प्रोवाइड अ लार्ज एरिया फॉर अ चाइल्ड टू एक्सप्लोर, टू डेवलप, टू डील विद इट। द करिकुलम शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो करिकुलम है उसको अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉलो करवाना चाहिए, ठीक है। ये टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे हमारा सिलेबस है वहाँ पे लिखा होता है कौन से चैप्टर कौन से मंथ तक आपको कंप्लीट कराना है, तो ये क्या है, ये टाइम अप्रोप्रिएट है। करिकुलम शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो हमारी इस यूनिट की यूनिट 1 इसकी सब यूनिट 1.1 हो चुकी है, 1.2 हो चुकी है, अभी हम 1.3 पे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इकोलॉजिकल एंड इलेक्टिक। ओके, फर्स्ट टाइप हमारा आता है डेवलपमेंटल। इट इज अ प्ले बेस्ड करिकुलम दैट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन इन एक्साइटिंग एंड एंथेटिक लर्निंग एज पर द इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डेवलपमेंटल क्या होता है, इसमें हम बच्चे की डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उसकी इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं, उसके स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं। तो दिस इज़ द करिकुलम विच डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंटल। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी सोशल, इमोशनल, कल्चरल, कॉग्निटिव, किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज फंक्शनल। फंक्शनल डेवलपमेंट क्या होता है? फंक्शनल डेवलपमेंट फोकस अपॉन द इंडिपेंडेंट स्किल। जो फंक्शनल डेवलपमेंट है वो हमेशा से ही फोकस करता है इंडिपेंडेंस स्किल पे। देखो फंक्शनल में फंक्शन वर्ड से इस पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे, उसके फंक्शंस पे, यानी कि जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट बन सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। उसमें इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स आए, वोकेशनल स्किल्स आए, activity like laundry skills, preparing food, hygiene, putting away groceries, dressing, ये सारी चीज़ें हैं। means it mainly focuses upon the EDL activities. EDL is activity of daily learning. यहाँ पे क्या है, हम उसके functions को independent बनाते हैं कि वो खुद independent बन सके, अपने living skills के लिए, vocational skills के लिए independent रह सके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या है? ये कंबाइन है। इट इज़ कंबाइंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द करिकुलम मॉडल एंड थ्योरीज टू क्रिएट यूनिक करिकुलम टू मीट द चाइल्ड्स नीड इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिक है, ये कंबाइन फॉर्म होती है। इसमें हम सारे करिकुलम मॉडल्स, थ्योरीज, उन सबको कंबाइन करते हैं, यूनिक टाइप का करिकुलम लेके आते हैं जो उस बच्चे की नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट को मैच करे। तो ये है इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल। दिस इज डिज़ाइन बाय कंडक्टिविटी इकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसको हम तब डिज़ाइन करते हैं जब हम उस बच्चे का इकोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हैं। देखो इको जहाँ पे भी वर्ड आए ना, इको, इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट सराउंडिंग, ठीक है। तो इसमें हम बच्चे के इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो होम, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, उनको प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ में प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसमें हम बच्चे की पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, उसका एक्टिव प्ले बढ़ाते हैं, यानी कि उसको फैमिलियर एनवायरनमेंट देते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स थे: डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इलेक्ट्रिक एंड इकोलॉजिकल। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 1.4। 1.4 में हमको पढ़ना है अप्रोचेस टू करिकुलम ट्रांजैक्शन। अब हमको कुछ अप्रोचेस पढ़नी है कि हम करिकुलम में क्या क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या क्या उसके अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं। फर्स्ट आता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। देखो नाम से ही पता चला, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि सेंटर में कौन है? एक्टिविटी है, यानी कि हम किस पे ध्यान देंगे? अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, जो हम सिखा रहे हैं हम उस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ACC मीन्स एक्टिविटी सेंटर्ड curriculum of students should learn by engaging themselves in various activities which are desirable and purposeful, ठीक है। हम उनको वो एक्टिविटीज़ दिखाएंगे जिनका पर्पस है, हम उनको डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ कराएंगे जो उनको आगे फ्यूचर में काम आएंगी, ठीक है। हमको हमको इस वाले करिकुलम में ये है कि हमको उस एक्टिविटी पे स्ट्रेस देना है कि बच्चे को हमको वो सिखाना ही है, इस वे से नहीं तो दूसरे वे से, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या रखेंगे? हम एक्टिविटी रखेंगे, ठीक है। इट स्ट्रेसेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये किस पे स्ट्रेस करेगा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे। लर्निंग बाय डूइंग, उस पे जो बच्चा करे और फिर करके सीखे। एंड लर्निंग इज रिलेटेड टू द लाइफ, और यहाँ पे जो लर्निंग होगी वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होगी। एक्टिविटीज सच एज मेकिंग द ड्रेसेस, कंस्ट्रक्टिंग अ बॉक्स, बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हाउस, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें ड्रेसेस बना सकते हैं, बॉक्सेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर हाउसेस कर सकते हैं, यानी कि उनको एक्टिविटी पे कंसंट्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लर्नर कंसंट्रेटेड करिकुलम। लर्नर, इसको चाइल्ड कंसंट्रेटेड भी बोलते हैं, लर्नर कंसंट्रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? चाइल्ड सेंटर मीन्स या पहले तो हम एक्टिविटी पे सेंटर कर रहे थे, एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन अब हम बच्चे पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता, तो सारा हमारा फोकस बच्चे पे रहता है। लर्नर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन टीचिंग लर्निंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है? लर्नर को सेंट्रल पोजीशन दी जाती है। Its stress is given to the all-round exercise provision is made for the very ability interest of the learner. यहाँ पे जो भी strategies, जो भी exercise, जो भी provision बनेगा वो learner के लिए बनेगा, उसकी abilities के लिए बनेगा, उसके interest पे base बनेगा। Importance is given to the process of acquiring knowledge or facts. यहाँ पे जो बच्चा है उसको knowledge को जो है importance दी जाएगी कि वो क्या acquire करना चाहता है, facts rather than the simple acquisition of knowledge, यानी कि हम यहाँ पे बच्चे पे ध्यान देंगे ना कि अपनी एक्टिविटी पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम में ये होता है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म होती है, यानी कि यहाँ पे हम
सब्जेक्ट और लर्नर मीन्स उस एक्टिविटी और उस लर्नर दोनों पे ही फोकस करेंगे, तो इट इन्वॉल्व्स द जुडिशियस मिक्स, यानी कि हम इसमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, हम सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे, हम लर्नर पे भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में बी इंटीग्रेटेड एंड हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, सोशियोलॉजी। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जो करिकुलम इंटीग्रेटेड करिकुलम है वो उस टॉपिक पे भी ध्यान देगा और उस बच्चे पे भी ध्यान देगा, ठीक है। इसके इसमें हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। Integrated curriculum overcome the barriers that gives the comprehensive view of life and leads to unity of knowledge। जो integrated curriculum है ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखता है, it is very good approach। ये दोनों को यानी कि view of life को भी और जो knowledge उसको मिल रही है उन दोनों को unite करते हैं। नेक्स्ट इज होलिस्टिक करिकुलम। होलिस्टिक करिकुलम में हम बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स को देखते हैं। इट इज़ अ अप्रोच इंटीग्रेट ऑल डेवलपमेंटल एरियाज इन एनवायरनमेंट विच केयरफुली डिजाइन टू इनकरेज द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये एक ऐसा करिकुलम है जिसमें हम बच्चे के डेवलपमेंटल एरियाज़ को देखते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं ऐसी तरीके से, इसमें इनकरेज होता है डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन का। Classroom material allow the children to interact with the world familiar with them। यहाँ पे जो हम उसके बच्चे का जो क्लासरूम है वो ऐसा रखते हैं कि वो इंटरेक्ट हो पाए, उसको अलाउंस मिले, उसको फैमिलियर रहे, ठीक है। तो हमेशा उसकी नीड्स, उसकी एबिलिटी, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स मीन्स यहाँ पे क्या है, उसकी इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है ये। This integration of developmental areas result in child reaching the higher level of thinking। अब जो उसकी मर्जी से हो रहा है, जो उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को देख के हो रहा है, तो देखा जाता है कि ये जो अप्रोच है ना ये बच्चे के हायर लेवल थिंकिंग में उसको हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 1.4 भी ख़त्म होती है। अब हमारी एक लास्ट सब यूनिट बची है 1.5। नेक्स्ट हमारी सब यूनिट है 1.5, ये हमारी लास्ट यूनिट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग अ करिकुलम फॉर द स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे हम एक करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या पॉइंट्स पे ज़्यादा कंसिडर करेंगे, क्या कंसिड्रेशन ज़्यादा करेंगे कि हम उस बच्चे की डाइवर्स नीड को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है, उसके लर्निंग एक्सपेक्ट्स को फुलफ़िल कर सकें। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है मेक एन आईईपी या फिर चीट शीट। सबसे पहले हमें उसकी आईईपी बनानी है, उसकी चीट शीट बनानी है। नेक्स्ट द नीड्स, एज एंड स्ट्रेंथ्स, ये वाली हमको उसकी नीड्स देखनी है, एज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एवरीवन हैज़ द इंडिविजुअल प्लान, ठीक है। तो उसकी चाइल्ड की नीड्स, स्ट्रेंथ, उसके बेसिस पे हमको उसका एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना है। नेक्स्ट इज इनकरेज एक्टिव लर्निंग, हमको उसकी एक्टिव लर्निंग के लिए उसको इनकरेज करना है। यूडीएल, एक यूडीएल है, यूडीएल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उस पर भी हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट एम्पेरेंट स्मॉल ग्रुप्स एंड लर्निंग स्टेशंस, उनको डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स में उनको एम्ब्रेस करो, उसका ग्रुप में उनको पढ़ाओ, ठीक है, तो उनके लर्निंग स्टेशंस बनाओ। ग्रुपिंग बाय द चाइल्ड स्टाइल नॉट एक्सेसिबिलिटी, हमको कैसे ग्रुपिंग करनी है, उसकी चाइल्ड के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग करनी है, नॉट द एक्सेसिबिलिटी। जैसे हमसे विजन वाले बच्चे हैं, हमको उनका एक ग्रुप बनाना है, हियरिंग वालों का एक ग्रुप बनाना है, डेफ ब्लाइंड वालों का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो उनको ग्रुपिंग में उनके लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप देना है। नेक्स्ट इज प्रमोट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हमको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रमोट करनी है। इनकॉर्पोरेशन ईडी टेक एंड अडेप्टिव लर्निंग टूल्स, हमको कॉपरेशन करना है कि हम अडेप्टिव टूल्स का यूज़ करें, हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लर्निंग टूल्स का यूज़ करें, ठीक है। तो हमको उसकी एक प्रॉपर अप्रोच लेके चलनी है। प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेस्टिंग ऑप्शंस, हमको उसको अल्टरनेटिव टेस्टिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसका असेसमेंट करना है, फीडबैक करना है, डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट रखना है, ये सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। जैसे ऊपर एक वर्ड आया था यूडीएल, अब यूडीएल क्या है, यूडीएल की डेफिनेशन है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा है दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन, एक ऐसी एस्पेक्ट जिसको हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनली इट केम आउट बाय ऑफ आर्किटेक्चरल वेयर,
it was originally concerned with the removing barriers of physical access. देखो यूडीएल एक ऐसी आर्किटेक्चरल अप्रोच है, आर्किटेक्चरल मीन्स ये एक इक्विपमेंट्स डिवाइसेस में यूज होती है जो कि फिजिकल बैरियर हटा सके, ठीक है। फिजिकल बैरियर जैसे एक सीपी का बच्चा है, उसका पैर खराब है, ठीक है, वो चल नहीं पाता, तो एक व्हील चेयर क्या है, व्हील चेयर एक यूनिवर्सल है, यानी कि कैसा भी सीपी का बच्चा है या फिर कैसा भी सीपी का इंडिविजुअल है उसको व्हील चेयर दे दो, व्हील चेयर इज ऑल, मतलब उसको ना सब यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन है। जिसका पैर खराब है तो उसको वो भी दे सकते हैं, एक हैंडल भी दे सकते हैं, हाँ, आर्म हैंडल भी दे सकते हैं, आर्म सपोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन एक व्हील चेयर क्या है, व्हील चेयर एक यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग अप्रोच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्ब कट्स हैं, originally designed for the people who in the wheelchair में, but carb cuts also make the life easier for anything and wheels is everyone mobility issue, ठीक है। तो ये क्या है, कार्ब कट्स का यूज़ सब कर सकते हैं, लेकिन व्हील चेयर क्या है, व्हील चेयर को तो सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल अप्रोच देना इसका मोटिव है। द एजुकेशनल थिंक ऑफ एन ऑडियो या ऑडियो आर प्रोड्यूस टू बी वीआई पर्सन, जैसे देखो एक वीआई का पर्सन है, ठीक है, उसको हम ऑडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। ऑल्सो हेल्प्स अस टू अदर चिल्ड्रन, जैसे हम उसको ऑडियो वीडियो दिखाएं, एक वीआई का बच्चा है तो उसके लिए हमने एक ऑडियो चला दिया। अब ऑडियो से सब तो ज़रूरी नहीं है सभी सीख पाएंगे, सिर्फ वीआई के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर मैं ऑडियो वीडियो दोनों चला दूँ तो ये एक सबके लिए हो जाएगा, ठीक है, उसको सब सीख पाएंगे ऐसे। तो यूडीएल क्या है, यूडीएल के 3 एरिया होते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेशन कि हाउ टू डिलीवर द कोर्स, कि हम अपना कोर्स कैसे डिलीवर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग हम इसमें देखते हैं एंगेजमेंट, कि जो हमने अपनी डिलीवर कर दिया, अपना कोर्स ऑफ कंटेंट दे दिया बच्चे को, तो वो कैसा एंगेज कर रहा है, क्या पर्सन उसको पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसमें हम सब एंगेजमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मीन्स हाउ डू द पर्सन डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे हैड लर्न, मीन्स उसने कर लिया, उसको क्या सीखने के लिए मिला, क्या एक्सप्रेस किया उसने, दैट इज। तो इसमें एक यूडीएल अप्रोच भी आती है, ये इम्पॉर्टेंट है, यूडीएल पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी यूनिट 1 पूरी खत्म होती है हमारे पे। यूनिट 2 का नाम है मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरिड एजुकेशनल सेटिंग्स, रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, ये हमारी यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट ही है। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि करिकुलम के कौन कौन से मॉडल होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल सेटिंग में। तो पहला मॉडल आता है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, हम सब्जेक्ट को सेंटर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें मैथ्स पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, तो हमको पढ़ाना ही है, मीन्स सेंटर में क्या रहेगा, सब्जेक्ट एज अ सेंटर लेके चलेंगे। हमें जो चीज़ सिखानी है वो सिखानी ही है, हम कैसे भी सिखाएं, प्ले वे से सिखाएं या लेक्चर दे के सिखाएं या किसी अदर मेथड से सिखाएं। तो यहाँ पे करिकुलम फोकस करता है उस सब्जेक्ट पे। सो द करिकुलम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द स्पेसिफिक सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। तो करिकुलम का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, सब्जेक्ट पे, यानी कि उस डिसिप्लिन पे, इधर इट्स मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, वो कुछ भी है। ऑफन यूज ट्रेडिशनल एजुकेशनल सेटिंग, तो इसके लिए हम अपनी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन का, सच एज सेकेंडरी स्कूलिंग, हायर एजुकेशन, वेयर एज मास्टरी सब्जेक्ट की कंटेंट इज़ अ की। तो ऐसे जब हम सब्जेक्ट में मास्टरी करते हैं तो हम मैथ्स को एज अ सेंटर लेके चलते हैं। जी अगर मुझे मैथ्स में, मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, फिर 12th तक पढ़ा है, फिर मुझे ग्रेजुएशन उसमें करनी है, तो यहाँ पे सेंटर में क्या है, दैट मैथ्स। क्यों, क्योंकि मैं उसमें मास्टर्स करना चाह रही हूँ। तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल वे, जब हम एक सब्जेक्ट को सेंटर लेके चलते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास लर्नर सेंटर करिकुलम मॉडल। फर्स्ट वाले में हमने देखा सेंटर में क्या था, सब्जेक्ट, लेकिन सेकंड वाले में हमारा सेंटर क्या बन गया, लर्नर। मीन्स यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, लर्नर पे। तो इट एम्फेसिस द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स रादर देन द सब्जेक्ट कंटेंट। तो यहाँ पे हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे, उस लर्नर की नीड्स को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके इंटरेस्ट को देखेंगे, एबिलिटीज़ को देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमें ये चीज़ पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, नहीं, हमको ये देखना है कि वो कितना इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ रहा है। जैसे अगर मैं उसको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, मैं उसकी एबिलिटीज़ देखूँगी। यहाँ पे सेंटर कौन रहेगा, दैट लर्नर।
तो करिकुलम इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज। तो यहाँ पे जो करिकुलम होगा बहुत फ्लेक्सिबल होएगा और पर्सनलाइज्ड होएगा, मीन्स उसकी नीड के अकॉर्डिंग होएगा। सूटेबल डाइवर्स एजुकेशनल सेटिंग, हम कोई भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल एरिया यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव स्कूल्स में या फिर स्पेशल एजुकेशन में। थर्ड आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर में क्या है, प्रॉब्लम। यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को सेंटर लेके चलते हैं। कैसे? ऑर्गेनाइज अ करिकुलम अराउंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हमको यहाँ पे अपने करिकुलम को अरेंज करना होता है कि रियल लाइफ में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स से उसको कैसे सॉल्व करना है, उसे उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है उनके साथ। तो ये चीज़ें हम उसको सिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनकरेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम कॉमनली हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, जिसमें बच्चा करके सीखता है, अपने इन्वायरमेंट में जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चा करके सीखे। जितना वो करेगा उतनी उसकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल क्या कहता है, ये फोकस करता है उन स्पेसिफिक स्किल्स पे, उन कॉम्पिटेंसीज पे जिस पे जो स्टूडेंट है वो अपनी मास्टरी की तरफ जाता है। मीन्स अगर एक चीज़ उसको अच्छे से आती है, ठीक है, तो हम उसको और बेटर बनाएंगे, और बेटर बनाएंगे, तो हम उस चीज़ को उसको इतना अच्छे से सिखा देंगे कि वो बच्चा उस चीज़ में मास्टर्स कर लेगा। ठीक है, तो उसका एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देना, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो ये बेसिकली वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप हायर एजुकेशन लेते जाते हैं उस सब्जेक्ट में। एंड देन लास्ट मॉडल आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल। इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल हमको क्या कहता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइन करना। सारी चीज़ें जैसे आपने थोड़े थोड़े पार्ट्स में सीखी हैं, तो अब उसको आप जोड़ दो, कंबाइन कर दो, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना। तो कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स इनटू कोहेसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं ट्रेडिशनली या फिर इनोवेटिव एजुकेशन के थ्रू। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, सारे प्रोग्राम्स को जोड़ देना, दैट इज द इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल। ठीक है, तो हम ये 5 मॉडल्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं अपने करिकुलम में। फर्स्ट आता है जिसमें हम सब्जेक्ट को सेंटर लेके चलते हैं, सेकंड आता है जिसमें हम लर्नर को सेंटर लेके चलते हैं, फिर आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, और फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड मॉडल। तो ये 5 मॉडल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम। भाई अब टीचर है, टीचर का क्या रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। अब आपको पता है अगर एक बच्चे को एजुकेशन देनी है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके लिए, कि उसका करिकुलम कैसा बनाया जाए। तो करिकुलम बनाता कौन है, ऑब्वियसली बात है टीचर बनाता है। तो करिकुलम सबसे पहले करिकुलम डिज़ाइनर। तो टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे उसका करिकुलम डिज़ाइन कर रही है, करिकुलम में उसके लेसन प्लान्स, उसका असाइनमेंट्स, वो कैसे उसको अलाइन कर रही है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, वो एज अ करिकुलम डिज़ाइनर वर्क करता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मीन्स जो टीचर है जो सब कुछ कर रहा है, तो टीचर इज़ अ गाइड। टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगा, मटेरियल्स को अडेप्ट करेगा, डाइवर्स लर्निंग प्रोवाइड करेगा, उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेगा, मीन्स उसको हर तरह से सपोर्ट देगा। तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रहा है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उनको जैसा चाहिए, जिस उसमें चाहिए वो वैसे ही उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज इवेल्युएटर। इवेल्युएटर कौन होता है, जैसे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है तो प्रोग्रेस को कौन ध्यान में रखता है, टीचर ध्यान में रखता है। वो उसको असेस करेगा, उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन करेगा, फीडबैक्स लेगा, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ध्यान रखेगा। तो ही इज़ द इवेल्युएटर। ठीक है, वो सिखा रहा है, प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहा है, आगे आगे पढ़ने में उसकी हेल्प कर रहा है, दैट इज। एंड देन लास्ट वो बिहेव करता है एज अ इनोवेटर। इनोवेटर कैसे, इन इन्वॉल्विंग द एजुकेशनल लैंडस्केप, टीचर इम्प्लीमेंट न्यू टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड इंटीग्रेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनटू द करिकुलम। इनोवेशन करता है मीन्स वो अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजीज लेके आता है, नई नई टेक्निक्स लेके आता है, जिससे कि वो बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से सिखा सके, पढ़ा सके। वो इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजीज को इन द करिकुलम, ताकि वो एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे रोल है टीचर के। टीचर एक करिकुलम डिज़ाइनर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक इवेल्युएटर होता है और एक इनोवेटर होता है।
तो ये सारे क्या हैं, टीचर के रोल है करिकुलम डेवलपमेंट में। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। सबसे पहला, टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डेज इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। हम कहीं भी जाते हैं, डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए करिकुलम डेवलपमेंट में भी टेक्नोलॉजी की खुद की इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्या आता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले क्या होता है, टीचर अलाउ कर, जो टेक्नोलॉजी है वो टीचर को अलाउ करती है कि वो मल्टीमीडिया पे बच्चों को सिखाए। डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स थे, ऑडियो वीडियो मिक्स करके। तो दिस इज़ अ वेरी मल्टीमीडिया रिच लेसन प्लान्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को वैरायटी मिलता है, बच्चा इंटरैक्टिवली सीख पाता है दिस वे। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा ड्राइवन डिज़ाइन मेकिंग। डेटा ड्राइवन में क्या होता है, जो लर्निंग है वो एनालिटिक्स होता है, मीन्स उसमें हम बच्चे की लर्निंग को एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, उसकी परफॉर्मेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेटर हमको पता चलता है कि कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो ऐसे हेल्प करता है हमको एक डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, टीचर, स्टूडेंट, इवन द पेरेंट्स कैन कोलैबोरेट। यहाँ पे जैसे PTMs होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो जो टीचर और पेरेंट है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वे कोलैबोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज असेस टू द ग्लोबल रिसोर्सेज। अब टेक्नोलॉजी हमको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज देता है, इंक्लूडिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज देता है, रिसर्च डेटाबेसेस देता है और डिजिटल लाइब्रेरीज देता है। तो यहाँ पे हमारा एक लार्ज स्कोप हो जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमको हर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग। हम अपने तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसी आपकी नीड है, जैसा इंटरेस्ट है, जैसी डिसेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। एक करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए हम ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी 2.2 यूनिट आती हैं। 2.2 यूनिट में हमको पढ़ना है करिकुलम फॉर द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब करिकुलम में हम सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो बच्चे को अपनी स्पेशल नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ दैट चाइल्ड। सबसे पहले टीचर को पता होना चाहिए कि जो चाइल्ड उसके पास है, जो स्पेशल चाइल्ड उसके पास है, उसको क्या क्या नीड्स हैं, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ नीड्स, कैसी नीड्स हैं उसकी। तो उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए अच्छे से उसकी नीड्स के बारे में। नेक्स्ट, बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस, अ चाइल्ड हैज़ टू केयर अबाउट द बॉडी पार्ट्स एंड अवेयर द प्राइवेट एंड पर्सनल पार्ट्स। उसको बॉडी अवेयरनेस होना चाहिए, एक चाइल्ड को पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट उसका प्राइवेट है एंड कौन सा पर्सनल है। तो ही हैज़ टू बी अवेयर अबाउट हिज बॉडी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। उसको रिलेशनशिप्स के बारे में पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन द सिबलिंग्स, कि उसका सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कैसा होना चाहिए और लाइफ पार्टनर के साथ कैसा होना चाहिए। मीन्स उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं डिफरेंट पर्सन्स के साथ। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड मस्ट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ टाइम टू टाइम एंड केयर फॉर द सैनिटेशन। तो उसको पता होना चाहिए कि उसको अपना कैसे ध्यान रखना है, कैसे क्लीन रहना है, केयर करनी है, सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्सुअल एजुकेशन। Sexual education, child must have sexual education and awareness of feelings and behavior at puberty. Child को पता होना चाहिए सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, कैसे उसको अवेयरनेस होनी चाहिए फीलिंग्स की, बिहेवियर की एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो उसको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड मस्ट अवेयर ऑफ द सेफ्टी। चाइल्ड को पता होना चाहिए कि उसकी सेफ्टी कैसे, उसको खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे वो डिफरेंस कर सकता है गुड टच और बैड टच में। तो दिस इज़ द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, द चाइल्ड मस्ट नो अबाउट दैट। नेक्स्ट इज डिस्कसिंग एंड मेकिंग द एडवोकेसी। अब उसको अपने सेल्फ एडवोकेसी के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ही हैज़ द राइट टू स्पीक, ठीक है। तो जहाँ उसको गलत लगे उसको बोलना चाहिए। तो ही मस्ट बी नो अबाउट हिज राइट्स। तो उसके पास ये राइट होना ही चाहिए, उसको पता होना चाहिए इस बारे में, राइट्स तो उसके पास हैं।
Support and network. Child must build the trust to the families, teachers and friends. They can support child as per their need. अब child को अपना support और network पे भी पता होना चाहिए कि भाई उसके parents हैं, family है, teacher है, kind of trust build होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, ताकि जो बच्चा है, जो friend है, उनको सब सपोर्ट करे, एक नेटवर्क बिल्ड करे, एक ट्रस्ट बिल्ड करे, ताकि अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो उसकी हेल्प करें, बच्चा बता सके, वो उसकी हेल्प कर सके. तो काइंड ऑफ एक ऐसे टाइप का रिलेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज अडेप्टिव टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी. अब बहुत सारे अडेप्टिव मेथड्स हैं जिनसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं. टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके उसकी फीलिंग्स, अट्रैक्शनल या फिर इमोशनल फीलिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एफर्ट्स को हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है. तो ऐसे. देन लास्ट तो नहीं है, हाँ, नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग पेरेंट्स. हमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए, केयर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. द पेरेंट्स एंड टेक केयर गिव्स अस ऑल्सो. हमने उनको उसके पेरेंट्स को भी थोड़ी काउंसलिंग देनी चाहिए कि बच्चा ऐसे ऐसे उसकी केयर करनी है, उसको ये सिखाना है. तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है. द लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल गाइडेंस. प्रोफेशनल गाइडेंस क्या होता है? इफ़ चाइल्ड हैज़ मोर डिफिकल्टी इन फेसिंग फीलिंग्स विद सम सेक्शुअल health problems and counselor is referred to them, then professional awareness guidance programs for controlling the situation. अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक काउंसलर को रेफ़र करना चाहिए. एक प्रोफेशनल अवेयरनेस आनी चाहिए, प्रोफेशनल अवेयरनेस गाइडेंस प्रोवाइड होनी चाहिए. तो बच्चे को एक काउंसलर के पास ले जाना चाहिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाहिए कि कैसे वो सिचुएशन को अपने आप को इन सिचुएशंस में कंट्रोल कर सकता है. तो दिस इज़ द प्रोफेशनल गाइडेंस. तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, हमारी 2.1 और 2.2 ख़त्म होती है. नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है 2.3. 2.3 का नाम है करिकुलर अडेप्टेशंस टू मीट द एजुकेशनल नीड्स इन डिफरेंट सेटिंग्स. स्पेशल स्कूल्स, होम बेस्ड सेटिंग्स, इंक्लूसिव स्कूल्स, home learning context such as during pandemics and other disasters. तो हम कुछ ऐसी अडेप्टेशंस पढ़ेंगे हमारे करिकुलम के अंदर जो कि हम डिफरेंट सेटिंग्स में कर सकते हैं, या जब कोई पेंडेमिक का टाइम हो, कोई डिज़ास्टर का टाइम हो, तो उस टाइम की बात हो रही है. तो इंक्लूसिव स्कूल्स है, स्पेशल स्कूल्स हैं, या फिर होम बेस्ड सेटिंग है. तो इन सब में हम क्या क्या अडेप्टेशंस कर सकते हैं करिकुलम में. तो जो करिकुलम में अडेप्टेशंस है वो बहुत असेंशियल होती है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसकी डाइवर्स नीड होती है. उसको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमको कुछ करिकुलम अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं. तो सबसे पहला गोल होता है इसका कि हम करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखें और इंक्लूसिव रखें. हम ध्यान रखें लर्निंग स्टाइल का, एबिलिटीज़ का और चैलेंजेस का. नेक्स्ट, हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं जिनसे हम उसकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं स्पेशल स्कूल की. तो स्पेशल स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे डिसेबिलिटीज़ के चाइल्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स जो जहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल स्कूल. तो वहाँ पे हम करिकुलम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम मॉडिफाई करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है. जो भी हम कंटेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट, हम स्पेशलाइज्ड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे साइन लैंग्वेज, ब्रेल, AAC, ऑग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, टैक्टाइल लर्निंग टूल्स का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन रीडर्स हो गए, वॉइस टू टेक्स्ट टूल्स हो गए, अडैप्टिव सॉफ्टवेयर्स हो गए. तो इन चीज़ों का यूज़ हम स्पेशल स्कूल्स में कर सकते हैं. मल्टी सेंसरी लर्निंग अप्रोच, बच्चों को मल्टी सेंसरी से पढ़ाना, ठीक है, वीडियो, ऑडियो, सेंसरी चीज़ों का कराना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का यूज़ करना, मूवमेंट बेस्ड लर्निंग कराना, सेंसरी फ्रेंडली मटेरियल प्रोवाइड करना. तो ये सारी चीज़ें आ जाती है मल्टी सेंसरी लर्निंग अप्रोचेस में. नेक्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, IEP बनाना. तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, असेसमेंट करना, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना. तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्पेशल स्कूल्स में कर सकते हैं. तो ये सारी अडेप्टेशंस हैं.
5 अडेप्टेशंस आपके पास। नेक्स्ट हमारी अदर सेटिंग आती है होम बेस्ड एजुकेशन। अगर आप हॉस्पिटल में हैं या फिर बच्चा घर पे है तो वहाँ पे उसको कैसे जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाए। तो अगर एक फॉर अ स्टूडेंट विच इज़ हु इज़ अनेबल टू अटेंड द स्कूल ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, तो होम बेस्ड एजुकेशन इज़ इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन लर्निंग। तो हम उसको घर पे ही पढ़ाते हैं, उसकी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू करते हैं उसके घर पे या फिर हॉस्पिटल में। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना चाहिए, ठीक है, हमको रिजिड शेड्यूल नहीं अपनाना चाहिए, हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन लेसन्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड वर्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट, पेरेंटल गार्जियन ट्रेनिंग, हमको केयर गिवर्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ बतानी चाहिए जो कि बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट करें। नेक्स्ट, थेरेपेटिक सपोर्ट, अगर बच्चे को फिजिकल थेरेपी चाहिए, स्पीच थेरेपी चाहिए, एक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, तो हमें इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना है करिकुलम में। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीन्स इनकरेज करना चाहिए सेल्फ पेस्ड मीन्स वो खुद से करे, अपना इंटरेस्ट डेवलप करे, ऐसी एक्टिविटीज़ कराना जिसमें वो इंगेज रहे, उसको इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट सेटिंग हमारी आती है इंक्लूसिव स्कूल कौन से होते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल चाइल्ड और एक स्पेशल चाइल्ड दोनों पढ़ते हैं, दैट इज़ इंक्लूसिव स्कूल इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें डिसेबिलिटी के बच्चे भी आते हैं और नॉर्मल चाइल्ड भी आते हैं। तो एक मेन स्ट्रीम क्लासरूम होता है। यहाँ पे हम क्या क्या अडेप्टेशंस कर सकते हैं, फर्स्ट हम UDL का यूज़ कर सकते हैं, UDL इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, इसके मेजर 3 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन, तो हमको UDL प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट, को टीचिंग मेथड क्या होता है कि कोलैबोरेशन होना, एक स्पेशल टीचर का और एक जनरल एजुकेशन टीचर का, तो दोनों को कोलैबोरेटिव प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मीन्स मॉडिफाई करना चाहिए कंटेंट, प्रोसेस को अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए, एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिसमें कि जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ वाला और नॉर्मल बच्चा है वो भी दोनों की नीड्स को सूट करे। नेक्स्ट इज पीयर सपोर्ट सिस्टम मीन्स उसको एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, पीयर ट्यूटरिंग करना, एकेडमिक इंक्लूजन में डालना, तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल असेसमेंट क्रिएट करना। फ्लेक्सिबल असेसमेंट मीन्स अलाउ ओरल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो वो बोल के बता दे, पोर्टफोलियो असेसमेंट देना, ओपन बुक इवैल्यूएशन करना, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है उसको उसके असेसमेंट में। नेक्स्ट इज फोर्थ आता है हमारा होम लर्निंग कंटेक्स्ट, जैसे अगर पेंडेमिक है, कोई अदर डिजास्टर है, तो घर पे ही पढ़ाना है बच्चे को, तो वहाँ पे हम क्या क्या अडेप्टेशंस कर सकते हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग क्राइसिस और अ पैंडेमिक या फिर नेचुरल डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट, होम लर्निंग मस्ट बी अडेप्टेड फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड इंगेजमेंट। हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच होता है ऑफलाइन, कंबाइनिंग ऑफलाइन, जैसे प्रिंट मटेरियल देना, रेडियो से टीवी लेसन्स देना, ऑनलाइन रिसोर्सेज करना, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड एंड प्रायोरिटाइज करिकुलम, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कॉम्पिटेंसी और एसेंशियल स्किल्स पे फोकस करते हैं, हम ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं जाते, हम सिंपल चीज़ों पे फोकस करते हैं, सिंपल स्किल्स को सिखाते हैं। एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट, अगर एक्सेसिबल है, अगर उसके पास है तो उसको डिजिटल कंटेंट का यूज़ करना आना चाहिए, जैसे स्क्रीन रीडर हो गया, क्लोज्ड कैप्शंस हो गए, सबटाइटल्स हो गया, तो इंश्योर करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन होना चाहिए, दोनों को कोलैब करना चाहिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए, पेरेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कैसे वो लर्निंग को सपोर्ट करे उसके घर पे। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ वेलबींग फोकस में हमको जो बच्चा है उसको उसका स्ट्रेस रिड्यूस रखना चाहिए, उसको सोशल इमोशनल लर्निंग देनी चाहिए, ठीक है, तो हमें हर तरीके से उसको रिलैक्स रखना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहेगी तभी वो चीज़ों पे फोकस कर पाएगा। उसका कंक्लूजन क्या है कि हम डिफरेंट सेटिंग्स में भी चाइल्ड को इंश्योर कर सकते हैं कि उसको भी एजुकेशन प्रोवाइड हो सकती है, उसको फिजिकल, कॉग्निटिव, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ सीख रहा है काइंड ऑफ। तो हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से टीचिंग को फ्लेक्सिबल रखना है, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ऑन रखनी है, एजुकेटर्स को सपोर्ट देना है, इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस रखना है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी करिकुलम एडेप्टेशंस में। तो हमारी 2.3 भी ख़त्म होती है।
नेक्स्ट हमारी आती है 2.4। 2.4 का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। अब उन बच्चों के लिए करिकुलम कैसे डेवलप करें जिनको हाई सपोर्ट नीड्स हैं, मीन्स दे हैव वेरी सीवियर काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे पास कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें लिख सकते हो। सबसे पहले इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो हमको बहुत अच्छे से आईईपी डेवलप करना है उन बच्चों के लिए, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रख के। तो सबसे पहले हमको बहुत अच्छे से आईईपी डेवलप करना है। Develop personalized learning goals based on the student's strength, needs and interest. Second, universal design learning means हमको UDL का यूज़ करना है. Ensure multiple means of representation, engagement and expression to accommodate the diverse learning styles. तो हमको जितना हो सके उतना UDL का यूज़ करना है. नेक्स्ट इज फंक्शनल लाइफ स्किल्स इंटीग्रेशन। फंक्शनल लाइफ स्किल इंटीग्रेशन मतलब जो भी डेली लाइफ स्किल्स वो कर रहा है, जो भी एडीएल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, सेल्फ केयर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसको सिखाना। दैट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एएसी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एएसी का यूज़ करना मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, कम्युनिकेशन बोर्ड्स का यूज़ करना, अडेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें करना। नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी लर्निंग अप्रोच। मल्टी सेंसरी लर्निंग का यूज़ करना, जैसे उसको विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल मेथड से सिखाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाए, उसको याद रहे, अलग अलग सेंसेस से उसको सिखाना। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना, स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ाना, हैंड एक्टिविटीज़ का यूज़ करना, तो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स उसके साथ यूज़ करना ताकि वो और बेटर वे में सीख पाए उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज थेरेपी इंटीग्रेशन। अगर बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है तो उसको थेरेपी प्रोवाइड करना, कोलैबोरेशन करना, स्पीच, ऑक्यूपेशनल या फिजिकल थेरेपीज़ देना। ठीक है, तो ये सारी आपको करिकुलम में ऐड करना। नेक्स्ट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे ध्यान रखना, उसकी पीयर इंट्रैक्शन पे ध्यान देना, इमोशनल रेगुलेशन करना, सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स देना। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करना, कि पोर्टफोलियोज बनाना, ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट करना, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन करना। तो ये सारे ट्रेडिशनल एग्जाम्स आप ले सकते हो बच्चे के साथ। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हो, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट, फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। फैमिली और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट करना, पेरेंट्स को इंगेज रखना, केयर गिवर को इंगेज रखना, ठीक है, ताकि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी हो पाए। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आप हाई सपोर्ट स्टूडेंट के करिकुलम डेवलपमेंट में आप लिख सकते हो। तो हमारी 2.4 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ये 2.5। 2.5 का नाम है प्लानिंग करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रोफाइल एंड असेसमेंट। तो हम करिकुलम को कैसे प्लान कर सकते हैं बच्चे के प्रोफाइल और असेसमेंट पे बेस्ड। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट असेसमेंट। सबसे पहले तो हमको जो बच्चे का असेसमेंट है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स आपको एक एक चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। कंडक्ट एकेडमिक, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल इमोशनल असेसमेंट। आपको हर एक फील्ड में बच्चे का असेसमेंट करना है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी चैलेंजेस का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है आईईपी, जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि बच्चे की जो आईईपी है उसको बहुत अच्छे से डेवलप करना है, अकोमोडेट करना है, स्ट्रैटेजीज लगानी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच में बच्चे की एबिलिटीज़, उसके इंटरेस्ट पे फोकस करना है, उसकी इंगेजमेंट, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप करोगे वो उसकी स्ट्रेंथ पे बेस्ड होगा। सेकेंड इज फ्लेक्सिबल लर्निंग गोल्स। फ्लेक्सिबल लर्निंग गोल्स में आपको करिकुलम को के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अडेप्ट करना है। कैसे लर्निंग स्टाइल देखना है बच्चे का, बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, स्टूडेंट के पेस को देखना है, डेवलपमेंटल लेवल को देखना है, तो हर तरीके से मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। जैसे बच्चे को मल्टीपल वेज से सिखाना है, सेंसेस से सिखाना है, विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, काइनेस्थेटिक मेथड्स का यूज़ करना है ताकि बच्चे की डाइवर्स लर्निंग नीड्स को आप फुलफिल कर सकें। सिक्स आता है आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। आप एएसी डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन रीडर्स का यूज़ कर सकते हो, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, थेरेपेटिक्स एंड सपोर्ट सर्विसेज। अगर बच्चे को थेरेपीज़ की नीड है तो उनको थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, स्पीच, ऑक्यूपेशनल, फिजिकल थेरेपीज़। तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प होता है उससे।
नेक्स्ट आपको फंक्शनल एंड लाइफ स्किल्स पे ध्यान देना है। इसमें आता है आपका आइडियल एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ऑनगोइंग प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करनी है, जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है रेगुलरली असेसमेंट करना है, ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, फीडबैक्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कोलेबोरेशन एंड विद स्टेक होल्डर, आपको कोलैबोरेशन करना है, किससे, पेरेंट्स से, डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हेल्प करती है एक बच्चे की करिकुलम प्लानिंग में। तो वेल राउंड अप्रोच है। तो ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करके एक बच्चे का करिकुलम प्लान कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल, उसके असेसमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 पूरी हो जाती है। करेंगे यूनिट 3 का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद सीपी। सीपी मीन्स सेरेब्रल पाल्सी। उन बच्चों के लिए करिकुलम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे जिनको सीपी होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो इसकी एक सब यूनिट, इसकी 5 सब यूनिट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। फर्स्ट सब यूनिट है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड लाइफ स्किल्स। मीन्स यहाँ पे हम ADL एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो वो डेली कर रहा है। डेली एक्टिविटीज़ जो उसको, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके लिए हम करिकुलम डेवलप करेंगे। फर्स्ट आता है, तो इसमें टोटल 10 पॉइंट्स हैं और आपको 10 के 10 अच्छे से आने चाहिए। वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, बस नॉर्मल थिंग्स हैं। ओके, फर्स्ट इज सेल्फ केयर स्किल्स। सेल्फ केयर स्किल मीन्स हाउ यू केयर योर सेल्फ। आप अपनी खुद की केयर कैसे कर सकते हो, तो वो स्किल्स कैसे आप डेवलप करोगे। तो फर्स्ट आता है ब्रशिंग टीथ। पहले अडेप्ट, जैसे बच्चे को ब्रश करना है टीथ में, ठीक है, उसको ब्रशिंग करनी है, तो उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, वो ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अडेप्टिव मेथड्स का यूज़ करोगे। यूज़ अडेप्टिव टूथ ब्रशेस विद लार्ज ग्रिप। ऐसे टूथ ब्रशेस का यूज़ करोगे जिनमें लार्ज ग्रिप्स आती हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक टूथ ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मीन्स कैसे आप क्लोथ्स पहन रहे हो। जैसे एक बच्चा है, उसको फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम है, वो शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहा है, तो आप क्या करो, आप उसमें जिप लगा दो, आप उसमें वेलक्रो का यूज़ करो। तो आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाए, उसको जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज़ ईटिंग। ईटिंग में यू कैन यूज़ अडेप्टेड यूटेंसिल्स। आप अडेप्टेड यूटेंसिल्स ले सकते हो। लार्ज हैंडल, जिनके हैंडल्स लार्ज हो, जिनको ग्रिप करना इजी हो, तो आप ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, ऐसी ऐसी अडेप्टेशंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, टॉयलेटिंग। टॉयलेटिंग में आपको यूज़ द विजुअल शेड्यूल। आपको एक विजुअल शेड्यूल लगाना चाहिए, आपके जो बाथरूम इक्विपमेंट्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, पुल अप बार्स लगाने चाहिए ताकि सपोर्ट करके उठ सके, बैठ सके। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग अडेप्टेड टॉयलेट्स, और अडेप्टेड टॉयलेट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ केयर स्किल्स के, एक सीपी के बच्चे के लिए सेल्फ केयर स्किल्स में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र। अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज़ मोबिलिटी। अब मोबिलिटी और ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, यूज़ व्हील चेयर्स और वॉकर्स। हम व्हील चेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, वॉकर्स का यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द डिवाइसेस to move around independently. Focus on turning, stopping and moving over the different surfaces. तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम इंडिपेंडेंटली मोबाइल कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, टर्न कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एक सरफेस पे मूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपना मोबिलिटी को ईजी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए टीच सेफ़ मेथड्स। हमें उनको सेफ़ मेथड सिखाने चाहिए, रेड लाइट का कंसेप्ट सिखाना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताना चाहिए, व्हील चेयर टू चेयर बताना चाहिए, फोकसिंग ऑन बॉडी मैकेनिज़्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो इन चीज़ों को करके उनका जो मोबिलिटी है वो भी ईजी हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे को बात करनी है, अपनी बात किसी को बतानी है, दूसरे की बात किसी समझनी है, दिस इज़ अ सोशल स्किल। इसका डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स अ रोल प्ले, ग्रीटिंग, आस्किंग फॉर हेल्प एंड एक्सप्रेसिंग द नीड्स। मीन्स अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। विजुअल क्यू कार्ड्स, AAC। अगर एक बच्चे को ऑडिटरी प्रॉब्लम है, मीन्स वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको स्पीच प्रॉब्लम है, तो वो AAC का यूज़ कर सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ कर सकता है जो कि उसके कम्युनिकेशन में उसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस। वो अपनी चॉइसेस बता सकता है, व्हाट ही वांट टू वेयर, व्हाट ही वांट टू
ठीक है, व्हाट यू वांट टू ईट। तो ऐसे ऐसे करके वो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स खुद के लिए अपने डिसीजन ले सकता है। हाउस होल्ड स्किल्स, अब हाउस होल्ड स्किल्स कौन सी होती है, जैसे जो पर्सन है वो घर में रहता है तो वो घर के भी काम करेगा, तो उसके लिए जैसे उसको सॉर्ट करना है अपना क्लोथ्स, ठीक है, अपने क्लोथ्स को एडजस्ट करना, अच्छे से रखना, फोल्ड करके रखना, तो ये सारी स्किल्स भी उसको आनी चाहिए। तो सिंपल हम उसको सिंपल सिंपल टास्क कराएंगे, जैसे अपने क्लोथ्स को फोल्ड करना, सॉक्स की पेयरिंग करना, कुछ उसको अगर एड्स की ज़रूरत है तो वो एड्स भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग द सर्फेस, उसको क्लीनिंग जैसे यूज़ वाइप्स, वो वाइप्स यूज़ कर सकता है क्लीन करने के लिए, अपना टेबल अपना डेस्क साफ करने के लिए। दिस हेल्प्स टू डेवलप हैंड स्ट्रेंथ, इससे क्या होगा, उसकी हैंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होएगा। नेक्स्ट इज मनी मैनेजमेंट एंड टाइम स्किल्स, अब वो मनी मैनेजमेंट और टाइम स्किल्स भी आ सकते हैं इसमें। अब वो ये सब कैसे करेगा, हैंडलिंग द मनी, सबसे पहले मनी को कैसे हैंडल करेगा, यूज प्लास्टिक और लार्ज साइज प्ले मनीज टू प्रैक्टिस काउंटिंग, वो क्या कर सकता है, वो लार्ज साइज प्लास्टिक्स की यूज़ कर सकता है, जैसे मनी को काउंट करना है, उसको काउंट करने के लिए वो पेपर्स का यूज़ कर सकता है कि हाउ टू काउंट, ठीक है। एंड वन हैंड कंट्रोल इज कंसर्न, यूज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्मेट्स वेयर यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप कॉइन्स एंड बिल्स, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम यूज़ कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ कर सकता है, डिजिटल फॉर्मेट्स यूज़ कर सकता है। यूजिंग अ स्केड्यूल, वो एक स्केड्यूल यूज़ कर सकता है, जैसे इंट्रोड्यूस इट्स टाइम मैनेजमेंट यूजुअल विजुअल शेड्यूल्स विद पिक्चर्स और टाइमर्स, वो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ विजुअल शेड्यूल बना सकता है, पिक्चर्स की हेल्प ले सकता है, टाइमर की हेल्प ले सकता है, अपने अलार्म सेट कर सकता है रेगुलर टाइमिंग इंटरवल्स के लिए। नेक्स्ट इज फाइन मोटर एक्टिविटीज़, फिर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है, हैंड एक्सरसाइज करके कैसे, जैसे स्ट्रेस बॉल है उसको स्क्वीज करके, क्ले को हैंडल करके, उससे खेल के, उससे कुछ कुछ बना के, तो इससे क्या होगा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगी और अच्छी होगी। बटनिंग एंड फास्टनिंग द प्रैक्टिस, बटन करना, ठीक है, बोर्ड बटन करना या फिर शर्ट के बटन्स को फास्टर उसको बटन अप करना, तो इन सारी चीज़ों से उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होगी। नेक्स्ट, टिप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एडीएल एंड लाइफ स्किल्स, अब ये कुछ टिप्स है जो वो फॉलो कर सकता है अपनी एडीएल या लाइफ स्किल्स के लिए। यूज़ विजुअल सपोर्ट्स, वो विजुअल सपोर्ट का यूज़ कर सकता है, जैसे उसको विजुअल शेड्यूल दे दो, पिक्चर क्यूब्स दे दो, वीडियो दे दो मॉडलिंग की, तो वो ऐसे ऐसे करके अपने आप को हेल्प कर सकता है कि वो ईजी से ईजी टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। प्रमोट इंडिपेंडेंस, वो अपने टास्क खुद कर सके, उसको इंकरेज करना है कि वो अपने सारे टास्क खुद से करे, इवन इफ इट्स चैलेंजिंग, अगर वो चैलेंजिंग है, अगर कोई डिफिकल्ट वर्क है, तो बाय प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर वो उस काम को इंडिपेंडेंटली कर सके। फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस मीन्स उसको रिपीटेशन करनी चाहिए, अगर वो रोज़ डेली रूटीन में ये काम करेगा तो वो उसको और अच्छे से आएगा। इनकरेज पेयर इंट्रैक्शन, पेयर का इंट्रैक्शन इनकरेज करना चाहिए, ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट सोशल एडीएल, सारे स्टूडेंट्स को एडीएल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंक्लूजन को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अमंग द पीयर। तो बाय प्रैक्टिसिंग दी स्किल्स वी कैन व्हेन टॉट विद कंसिस्टेंसी, जब हम ये सारी स्किल्स उनको कंसिस्टेंसी से कराएंगे, पेशेंस से कराएंगे और एक राइट अडेप्टिव टूल से कराएंगे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो बच्चा भी इंडिपेंडेंट हो पाएगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसकी एवरीडे एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये हमारी 3.1 पूरी होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एंड लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट हमारी आती है 3.2। 3.2 का नाम है अर्ली लर्निंग ऑफ सेल्फ, objects and environment and readiness skills for explore through motor, sensory and perceptual channels। अब हम ये देखेंगे कि हमारी आसपास की चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सीपी का बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को कैसे आसपास की चीज़ों से लर्न करता है, इन्वायरमेंट से चीज़ों को एक्सेस करता है, तो वैसे कैसे कर सकता है। अब उसके लिए क्या करिकुलम की स्ट्रैटेजीज हम बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज। सबसे पहले हम उसकी बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, जैसे स्ट्रेचिंग कराना, टेपिंग कराना, मिरर प्ले कराना, ताकि ये बच्चे को हेल्प करे रिकॉग्नाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में अपने उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो उसका बॉडी का अवेयरनेस होना चाहिए, बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसको हैंड्स फोल्ड करने आने चाहिए, लेग फोल्ड करने आने चाहिए, हैंड्स का यूज़ करना आना चाहिए, लेग्स का यूज़ करना आना चाहिए, ग्रिपिंग आनी चाहिए, टैपिंग आनी चाहिए, स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। तो ये क्या है, उसकी बॉडी में एक अवेयरनेस आएगी, उसको वर्क पता चलेगा, अपनी बॉडी के बारे में वो अंडरस्टैंड कर पाएगा।
सेकेंड पॉइंट है टेक्टाइल स्टिमुलेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन देना मीन्स उस पर्सन को, उस बच्चे को उसके टच सेंस को उभारना, ठीक है, उसको डेवलप करना। तो हम इसके लिए उस बच्चे के साथ डिफरेंट टेक्सचर्स में काम करेंगे। जैसे उसको सॉफ्ट टेक्सचर दिखाएंगे, रफ, बम्पी, तो वो सारे टेक्सचर्स को अवेयर कर सके, उसके जो सेंसरीज हैं, जो टचिंग सेंस हैं, वो थोड़ा अवेयर हो सके। तो हम उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशंस देंगे सर, तो बहुत सारी टेक्टाइल चीज़ें देंगे जिनको वो टच कर करके बता सके कि ये सॉफ्ट है, ये रफ है, ये बम्पी है, तो उसके टेक्सचर्स को वो वेरीफाई कर सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कॉज एंड इफेक्ट टॉयज। प्रोवाइड टॉयज टू रिस्पॉन्ड टू टच और movements of light, sound, vibrations to reinforce the understanding and actions and sequences। हमको ऐसे टॉयज़ का यूज़ करना चाहिए जिनमें लाइट हो, कोई साउंड हो, कोई वाइब्रेशन हो, ताकि वो उसे टच करे और वो मूवमेंट स्टार्ट कर दे। मीन्स उसमें ना, उसको जैसे ही मैं टच करूँ तो वो कोई ना कोई इफेक्ट आए उस टॉय में। तो हमको ऐसे टॉयज से बच्चों को दिखाना चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट इज रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग, उस तक पहुँचना और उसको ग्रास्प करना। तो जो हमें इनकरेज करना चाहिए चाइल्ड को कि वो ऑब्जेक्ट्स के पास जाए, बहुत सारी शेप्स, कोई अट्रैक्टिव उसको टॉय दिखाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएं जो अलग अलग शेप्स के हो, अलग अलग साइजेस के हो, ताकि वो उनको होल्ड करे, ग्रास्प करे, उसका उन तक रीच करे, उसको जो मोटर कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है वो भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द सर्फेसेस, वो सर्फेसेस को एक्सप्लोर करे। जैसे टाइल्स है, वो क्रॉल कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो एक चाइल्ड के लिए टाइल्स यूज़ करनी चाहिए, उसको मैट टेक्सचर देना चाहिए, इससे कि वो सेफ भी रह सकता है, ठीक है। उसको थोड़ा इंटरेस्ट आए क्रॉलिंग करने में, रोलिंग करने में, तो उसको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले कि ताकि वो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे। तो जो सर्फेस है वो ऐसा रखो कि वो आगे जाके उसको हेल्प करे, एक इनकरेजिंग सा वे प्रोवाइड करे उसको। नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी बीन्स। मल्टी सेंसरी बीन्स मीन्स एंगेजिंग द स्टूडेंट्स विद bins filled with materials like rice, sand and small objects for digging them, pouring। तो बच्चों को ना कुछ प्लांटेशन की एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे बच्चों को एंगेज करना, बीन्स को ऐसे मट्टी, किसी भी बीन्स को अगर आप सॉइल में डाल सकते हो, सॉइल के साथ खेल सकते हो, सैंड के साथ, राइस हो गया, वीट हो गया, डिगिंग कराना बच्चे से, ठीक है, ताकि वो जो ये चीज़ें करे तो उसका फाइन मोटर्स है, उसके जो सेंसेस है, उसके मल्टीपल सेंसेस काम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल कोर्सेज। ऑब्स्टिकल कोर्सेज सेट अ सिंपल ऑब्स्टिकल कोर्स टू प्रमोट द स्पेशल अवेयरनेस, बैलेंसिंग एंड ग्रोस मोटर्स मूवमेंट इन द प्लेफुल सेटिंग। तो हमको ऑब्स्टिकल कोर्सेज कराने चाहिए, जैसे बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी भी देनी चाहिए, ताकि बच्चा उनको स्पेशल अवेयरनेस से बैलेंस करके या फिर अपने ग्रोस मोटर का यूज़ करके उसको प्लेफुली पूरा कर सके, उस ऑब्स्टिकल को पार कर सके। म्यूज़िक एंड रिदम मूवमेंट, बच्चे को म्यूज़िक और रिदम एंड मूवमेंट देनी चाहिए। म्यूज़िक से क्लैपिंग की साउंड हो गई, कोई म्यूज़िक बजा दिया, कोई ऑडियो बजा दी, ताकि वो उस ऑडियो को सुन के भी अपनी बॉडी कंट्रोल मूवमेंट्स को कर सके। चॉइस मेकिंग अपॉर्चुनिटी, बच्चे की भी चॉइसेस है, उसको भी डिसीजन मेकिंग का पूरा हक है, ताकि वो अपने लिए चीज़ें सिलेक्ट कर सके, अपने लिए ऑप्शंस को अच्छे से ऑप्शंस को देख सके, सेंस कर सके। तो उसको चॉइस मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ विजुअल ट्रैकिंग एंड हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स, यूज़ ब्राइट टू ईजी टू सी। हमको हमेशा विजुअल ट्रैकिंग यूज़ करनी चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए जो ब्राइट हो, ठीक है, जो विजुअल ट्रैकिंग में उसको हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करके हम इन एक्टिविटीज़ की हेल्प लेके एक सीपी के चाइल्ड के अंदर फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी सराउंडिंग्स की थिंग को ज़्यादा परसीव कर पाए। तो यहाँ पे हमारी 3.2 भी ख़त्म होती है। तो 3.2 के 10 पॉइंट्स थे, आप इन 10 पॉइंट्स को करो, ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है 3.3। 3.3 का नाम है प्री लिटरेसी न्यूमेरिसी स्किल्स, अकेडमिक्स एंड फंक्शनल अकेडमिक्स, ठीक है। तो इसमें हम सारा अकेडमिक वर्क के बारे में बात करेंगे कि बच्चे को हम पढ़ना लिखना, लिटरेसी, वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस कैसे पढ़ रहा है, न्यूमेरिसी स्किल्स वो काउंटिंग कैसे कर रहा है, न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ कैसा है उसका, फंक्शनल एकेडमिक्स कैसे वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उसके एकेडमिक एरिया से रिलेटेड है, ठीक है, इसकी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एक सीपी के चाइल्ड के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
उसको अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन करानी है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए लार्ज टेक्टाइल लेटर्स का यूज़ करेंगे, ट्रेसिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी जैसे फोम ले लो, सैंड पेपर ले लो, तो उन चीज़ों पे क्या है, वो टेक्टाइल वे है, तो वो उसके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे और वो इजीली सीख भी जाएगा। नेक्स्ट काउंटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, विजुअल एड यूज़ कर सकते हैं, टेक्टाइल टूल यूज़ कर सकते हैं, बीड्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो नंबर्स तो समझे देन क्वांटिटी का भी उसको पता चले। नेक्स्ट इज पिक्चर मैचिंग यूज़ कर सकते हैं, वो आइडेंटिकल पिक्चर्स को मैच करे, ऑब्जेक्ट्स टू पिक्चर मैच करे, तो इसमें क्या है कि वो विजुअली काम करेगा, उसको विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में भी सपोर्ट मिलेगा, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड होएगी। नेक्स्ट इज स्टोरीज टेलिंग एंड विजुअल्स। स्टोरी टेलिंग विजुअल्स मीन्स यूज़ पिक्चर बुक्स, हम उसके साथ पिक्चर बुक्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स देख देख के स्टोरी समझ सकता है, स्टोरी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोरी सुना सकते हैं, बाकी उससे कॉम्प्रिहेंसिवली पूछ सकते हैं, सीक्वेंस स्किल्स पता चलेंगी उसको, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, उससे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं ऐसे। शेपिंग रिकॉग्नाइजेशन, नेक्स्ट शेप रिकॉग्नाइजेशन, जैसे हम उसको पजल दे रहे हैं, टॉयज दे रहे हैं, टॉय की आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, शेप्स डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, तो मीन्स वो शेप्स को रिकॉग्नाइज करे, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, उसको डिफरेंट शेप्स के बारे में पता चले। नेक्स्ट इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल ऐप्स, हम उसको एजुकेशनल ऐप्स दे सकते हैं, सिंपल एजुकेशनल ऐप्स दे सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स वाली अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर लेके आ सकते हैं, तो हम बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट प्रिंट अवेयरनेस, पुट आउट कॉमन सिम्बल्स, हम कॉमन सिम्बल्स लगा सकते हैं, जैसे स्टॉप साइन लगाना, रेस्ट रूम आइकन लगाना, तो उनको इन सिम्बल्स के बारे में पता होगा तो वो और ज़्यादा चीज़ों को परसीव कर पाएगा, तो इसमें भी हम उसके फंक्शनल रीडिंग स्किल्स को, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को, इन सबको और इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, यूज़ द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ आइडेंटिफाइंग पैटर्न, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, जैसे रेड ब्लू, ऐसे कोई हम शेप्स का बना दें, सर्कल फिर स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है, बच्चों को शेप्स पता चल रही है, बच्चों को कलर पता चल रहा है, तो एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन आए जिससे कि उनका मैथ्स भी अच्छा हो, इंग्लिश भी अच्छा हो, उसकी वोकैबुलरी बढ़े, तो ऐसे करके हम उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विजुअल शेड्यूल। विजुअल शेड्यूल मीन्स बच्चे को टाइम टू टाइम अवेयर कराना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, शेड्यूल फॉलो कराना चाहिए, उनकी डेली बेसिस पर उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, इन सब के बारे में भी उनका पूरा शेड्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग, बच्चे को ऑब्जेक्ट सॉर्ट करना चाहिए बाय द कलर और अ साइज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, वो पैटर्न फॉलो करेगा तो उसको सॉर्टिंग भी आएगी ऐसे। तो इन सारी ये 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स इन 10 एक्टिविटीज़ का यूज़ करके हम जो उसकी प्री लिटरेरी स्किल्स है, न्यूमरेसी स्किल्स है, मीन्स उसका जो अकेडमिक और प्रैक्टिकल है और जो फंक्शनल स्किल्स है, उन सब पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो हमारी 3.3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट सब यूनिट है 3.4। 3.4 का नाम है सोशल इमोशनल कम्युनिकेशनल स्किल्स, इमोशन रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, आर्ट, डांस एंड मूवमेंट। तो इसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं जिसमें जो बच्चा है वो सोशली वर्क करे, ठीक है, वो कम्युनिकेशन अच्छा, उसकी इमोशन मीन्स जो उसके अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर आए, वो और ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स को, अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अब हम कैसा उसका करिकुलम डेवलप कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो इसके भी सेम 10 पॉइंट्स हैं, तो आपको ये 10 पॉइंट सफिशियंट है, इसके लिए आप ध्यान से सुनना। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है टर्न टेकिंग गेम्स। टर्न टेकिंग गेम्स क्या होते हैं, हमको ऐसे गेम्स देखने चाहिए जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे एक बार तुम्हारी बारी आई, एक बार उसकी बारी आई, पर तुम्हारी आई, तो इससे क्या होगा, बच्चे में पेशेंस डेवलप होएगा और साथ साथ में उसकी सोशल इंटरेक्शन स्किल्स अच्छी होएंगी। नेक्स्ट इमोशन कार्ड्स। इमोशन कार्ड्स मीन्स उनको विजुअल इमोशन कार्ड्स देना, जैसे कार्ड्स बनाए उस पर आपने कुछ कुछ इमोशन बनाए, तो फिर वो उन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करे कि ये हैप्पी है, ये सैड है, तो ऐसे अवेयर हो पाए, ठीक है, उसको भी पता चले लेबल्स का, इमोशंस के लेबल्स का। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मीन्स बच्चे के साथ में अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करना, एक रोल प्ले बिहेव करना, जैसे टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ऐसे। तो बहुत सारी हम सेटिंग्स बना सकते हैं जिसमें हम बच्चे को ऐसे रोल प्लेइंग वाले गेम खिला सकें। देन काम डाउन टूल्स। काम डाउन टूल्स क्या होता है, जैसे बच्चा है, बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है,
ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, तो हम उनके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जिनको हम उनका जो इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा काम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस बॉल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। तो इनमें क्या होता है, हम उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ स्मूथिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम डाउन टूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। चॉइस मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बच्चे के पास खुद की चॉइसेस होनी चाहिए, खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ताकि वो अपनी चॉइसेस को, अपनी जो ओपिनियंस है वो दे सके और अपनी चॉइसेस को इन्हेंस कर सके, और उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले टू चूज़ फॉर हिम सेल्फ, वो खुद के डिसीजंस खुद बना सके। नेक्स्ट इज सिंगल कम्युनिकेशन बोर्ड्स और AAC डिवाइसेस। अब बच्चा ये डिवाइसेस यूज़ कर सकता है फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, टू इन्हेंस द एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, वो अपनी बातें और बच्चों तक और उसके जो पीयर है उस तक दे सके, अपने थॉट्स को शेयर कर सके। नेक्स्ट इज ग्रुप आर्ट प्रोजेक्ट्स। ग्रुप आर्ट प्रोजेक्ट्स मीन्स बच्चे को ग्रुप वर्क करना है, बच्चे को म्यूचुअल फ्रेंड्स में काम करना है, वो टीम वर्क इनकरेज करे, क्रिएटिव हो, सोशल एंगेजमेंट हो, तो हमको ऐसी उससे एक्टिविटीज़ करानी है जो उसको कोलैबोरेटिव प्ले के लिए इनकरेज करें। नेक्स्ट, डांस एंड मूवमेंट टू म्यूजिक, वो डांस करे, मूवमेंट करे विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। तो हमको बच्चे को डांसिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, क्लैपिंग करानी चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन देनी चाहिए, म्यूजिक में रिदम्स को पहचानना, ठीक है, बॉडी अवेयरनेस, थोड़ा इमोशन रिलीज करना, दैट इज ऑल्सो कैन बी अ मेथड। नेक्स्ट, फीलिंग चेक इन रूटीन। फीलिंग चेक इन रूटीन मीन्स व्हेन यू बिगिन अ डे विद अ शॉर्ट हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है, ऐसे सिंबल्स यूज़ करना, कलर्स यूज़ करना, पिक्चर्स यूज़ करना, कि बच्चा अपने इमोशन शेयर कर सके। जैसे आप घर में कोई कार्ड लगा दो हैप्पी सैड का, तो बच्चा उससे एक्सप्रेस कर सके क्या वो हैप्पी फील कर रहा है, क्या वो सैड फील कर रहा है, कैसा कोई सनी डे है, रेनी डे है, तो ऐसे करके मीन्स वो अपनी फीलिंग्स का एक चेक इन दे सके, बट दूसरों को बता सके, एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग मीन्स अलाउ द स्टूडेंट्स टू क्रिएट स्टोरीज एंड सिनेरियोज थ्रू द ड्राइंग्स एंड मूवमेंट्स। अब बच्चे को ड्राइंग करना है, मूवमेंट करना है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी उसको अलाउ करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ड्राइंग बना रहा है तो जो उसके दिमाग में जो सिनेरियो चल रहा है क्या वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है उस ड्राइंग में, तो हम ऐसे बच्चों को और क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो अपने सेल्फ एक्सप्रेशंस को बाहर लेके आएगा, ठीक है, एक इनिशिएटिव देगा, एक इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन करेगा। तो इन सारे मेथड्स, ये 10 के 10 टेक्निक से, मेथड से, कोई स्ट्रैटेजी कह सकते हो आप इनको, तो इनसे हम बच्चे का सोशल, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट कर सकते हैं, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस ला सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशंस ला सकते हैं और उसको इंडिपेंडेंट फील करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3.4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी अब लास्ट यूनिट बची है 3.5। 3.5 का नाम है सेल्फ एडवोकेसी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिविल राइट्स एंड लीजर एंड रिक्रिएशन। तो ये यूनिट क्या कहती है, ये यूनिट सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बताती है। सेल्फ एडवोकेसी होता है राइट टू स्पीच, मीन्स मेरे पास जो, जैसे मान लो हमारे पास हमारे राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे ही एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी उसके पास भी उसके एडवोकेसी के राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको उसके राइट्स के बारे में बताना, दैट इज सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में उसको लेके आना, उसको सिविल राइट्स के बारे में बताना, उसको लेजर और रिक्रिएशन के बारे में बताना। तो ये सब क्या है, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 10 पॉइंट्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसमें क्या आता है, टीचर एंड स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर नीड्स। टीचर को टीच स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट को टीच करना चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए कि वो कैसे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है एक सिंपल सिनेरियोज में। लाइक उसको, जैसे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उससे पूछूंगी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो क्या है, वो अपने लिए बोलेगा कि मुझे ये करना है, ऐसे। लर्निंग अबाउट पर्सनल राइट्स, उसको अपने राइट्स के बारे में बताना, ठीक है, उसको उसके बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन है, ठीक है, उसको उसके राइट्स के बारे में बताना, जो जो उसको राइट्स मिले हुए हैं उसके बारे में उसको अवेयर करना, ठीक है। द यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू डिस्कस द बेसिक राइट्स सच एज राइट टू ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट to help the student understand their rights in different settings. Next is role playing and community situations. Role playing means role play करना, जैसे आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो आपका क्या रोल है उसके लिए, ठीक है। एक कम्युनिटी में आप रह रहे हो तो वहाँ पे आपका ऐसा क्या रोल है,
ठीक है। तो अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपना एक नेटिव बिल्ड करना, दैट इज रोल प्लेइंग इन अ कम्युनिटी सिचुएशन। आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो तो एज अ पर्सन आपको आपका रोल पता होना चाहिए। Next is community outing. Plan group outings to places like libraries, parks, stores, where the students can practice the skills real world environment and engaged with their community. तो हमको community outings निकालनी चाहिए बच्चे के लिए, बच्चा हमेशा alone ना रहे, ठीक है। तो उसको भी कम्युनिटी में वर्क करना आना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप कम्युनिटी में जाओ, मीन्स थोड़े लोगों के साथ रहना सीखो। जैसे लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं, स्टोर्स हैं, तो आप जाओगे, सोशलाइज होगे, रियल इन्वायरमेंट में जाओगे, थोड़ा इंगेज होगे अपनी कम्युनिटी के साथ। नेक्स्ट इज पीयर मॉनिटरशिप प्रोग्राम्स। पीयर मॉनिटरशिप प्रोग्राम्स मीन्स स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना, पीयर्स में कनेक्ट होना। इसमें भी आपको सेल्फ एडवोकेसी आएगी, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा स्कूल में, कम्युनिटी इवेंट्स में। तो क्या होगा, बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझ में कुछ अलग नहीं है, जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। उसको रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे अगर बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो हम स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको व्हील चेयर बास्केटबॉल खिला सकते हैं, स्विमिंग करा सकते हैं, अडेप्टिव योगा स्किल्स करा सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल रिक्रिएशन कराना बच्चे को, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। नेक्स्ट इज लर्निंग अबाउट द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसको उसकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है एज अ सिविल, मीन्स अगर आप किसी नेशन में रहते हो तो आप उसके पर्सन हो, तो कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे वोट करना, ठीक है। वोटिंग इज़ आर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे सिविक कॉन्सेप्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, लाइक वोटिंग एंड रिसाइकलिंग, बिल्डिंग अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिटीज़। मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी कम्युनिटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हमें अपनी जो चाइल्ड है उसको अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी न्यू एक्टिविटीज़ करे, आर्ट्स, क्राफ्ट, गार्डनिंग, म्यूज़िक, जो भी कुछ उसे पसंद हो, अपनी लेजर टाइम में, मीन्स अपने खाली टाइम में वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी डिस्कवर कर पाए। नेक्स्ट 9 पॉइंट हमारा आता है पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़। वो भी अपने ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, वो भी ग्रुप वर्क को इनकरेज करे, क्लासरूम में, स्कूल में, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में टीम वर्क को प्रमोट करे। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। टीच स्टूडेंट अबाउट इंक्लूसिविटी। टीचर्स को भी अपने बच्चों को इंक्लूसिविटी के बारे में बताना चाहिए, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी अलग अलग नीड्स है, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग एबिलिटीज़ है, उन सब के साथ कोलैबोरेटिव प्ले करना, दैट इज़ इंक्लूसिविटी, ठीक है। ओके, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। तो बाय दीज 10 पॉइंट्स वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू बिल्ड द सेंस ऑफ सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है। उनके बारे राइट्स के बारे में बता के, उनको स्किल डेवलपमेंट करके, उनके रिक्रिएशन लाइफ को फुलफिल करके, तो इस वे में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3.5 भी ख़त्म होती है। तो यूनिट का नाम है थेरेपीज़ फॉर स्टूडेंट्स विद डीबी। उन बच्चों के बारे में बात करेंगे, उन बच्चों की थेरेपीज़ के बारे में बात करेंगे जिनको डीबी है। डीबी मीन्स डेफ ब्लाइंडनेस है। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं 4.1। 4.1 एक इंट्रोडक्शन है टू द सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर्स, सेंसरी मोटर बेस्ड डिसऑर्डर्स, सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर्स एंड सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर्स। तो हम एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन सारी टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जब हमारा ब्रेन सेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कि हम क्या खा रहे हैं हमें पता चल रहा है, हम क्या टच कर रहे हैं हमको पता चल रहा है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। ये हेल्प करता है हमारे कोऑर्डिनेशन को, मोटर स्किल्स को, और अटेंशन पे करने में, इमोशनल रेगुलेशन लाने में। तो ये क्या है कि हम कितना, हमारा जो ब्रेन है उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जहाँ भी वर्ड आ जाता है, इट मीन्स देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी,
ठीक है। अभी हमने सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा कि भाई ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो ब्रेन के रिकॉग्नाइजेशन में मीन्स ब्रेन की प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। तो अकर्स व्हेन ब्रेन हैज़ डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द सेंसरी स्टिमुली। ये कब होता है? जब जो ब्रेन है हमारा वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता, तो ये वो कंडीशन होती है। इससे हमारी मूवमेंट अफेक्ट होती है, बिहेवियर, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन अफेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, ठीक है, और मेरा जो ब्रेन है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या कह रहा है, तो मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूँगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंसरी मोटर बेस्ड डिसऑर्डर। अब ये भी एक डिसऑर्डर है। ये किस चीज़ का डिसऑर्डर है? सेंसरी मोटर का। सेंसरी मोटर क्या होता है? यहाँ पे बच्चे को मोटर प्लानिंग में डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है, वो अपना पोस्चर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लमजीनेस हो जाती है, बैलेंस नहीं बना पाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लर्निंग में ट्रबल आता है, वो नए अपने मोटर टास्क नहीं कर पाता है, मीन्स बैठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके सेंसरी मोटर में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर। अब सेंसरी मॉड्यूलेशन मीन्स रिस्पॉन्स करना। यहाँ पे बच्चों को रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम आती है। कैसे? या तो वो ओवर रिस्पॉन्स करेगा या फिर वो अंडर रिस्पॉन्स करेगा। ओवर रिस्पॉन्स करना मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे देना, और अंडर रिस्पॉन्स करना मीन्स लाख बार कहने के बाद भी बिल्कुल थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना। और सेंसरी सीकिंग मीन्स उसको ऐसी सेंस की क्रेविंग होना। तो इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी, SOR जिसको बोलते हैं। इसमें बच्चा ओवर रिएक्ट करता है सेंसरी स्टिमुलेशन से, वो अवॉइड करेगा टच को, लाउड नॉइसेस को। तो यहाँ पे क्या है? वो ओवर रिएक्ट करेगा सेंसरी पे। नेक्स्ट इज सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिविटी मीन्स वहाँ पे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो बहुत कम रिस्पॉन्स देगा, मिनिमल रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट आता है सेंसरी सीकिंग में उसको क्रेविंग होगी सेंसरी एक्सपीरियंसेस की। मीन्स अगर मैंने उसको कोई रफ सरफेस टच कराया, ठीक है, और उसको वो सरफेस अच्छा लगा, तो उसको बार बार टच करेगा, तो उसको उस सेंस की क्रेविंग होने लग जाएगी कि मतलब वो जो सेंस है उसको थोड़ा प्लेजर प्रोवाइड करेगी, तो वो क्या करेगा? उस सेंस को बार बार लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये होता है क्रेविंग होना, इंटेंस क्रेविंग होना और सेंसरी एक्सपीरियंस की। इसमें आप स्पिनिंग कर सकते हो, क्रशिंग कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट्स। कई बच्चे होते हैं वो इरेजर चबाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो टीथ होते हैं, उनके जो गम्स होते हैं, उनको ये सेंस अच्छा लगता है। जब वो किसी चीज़ को च्यू करते हैं, लगातार च्यू करते हैं, तो उनको वो सेंसेशन प्रोवाइड होती है। तो दिस इज सेंसरी सीकिंग, को बार वो चीज़ चाहिए, उनको बहुत प्लेजर फील हो रहा है करने से। नेक्स्ट लास्ट हमारी टर्म आती है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे ना जो बच्चा है वो अपने सेंसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। मीन्स वो साउंड्स में फ़र्क नहीं जान पाता है, टेक्सचर्स में फ़र्क नहीं जान पाता है। मीन्स जो उसकी सेंसरी इनपुट्स है ना, वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, वो अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो इससे उसको फाइन मोटर्स में चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पेशल अवेयरनेस में आ सकते हैं, और डेली लाइफ टास्क में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारी 4.1 ख़त्म होती है, जिसमें हमने एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 4.2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 4.2। 4.2 में हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ सेंसरी इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम ओवर और अंडर रिस्पॉन्सिव सेंसरी इनपुट्स पढ़ेंगे। इसमें हम इजीली फटीग और कंसिस्टेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेक्टाइल, वेस्टिबुलर और प्री प्रायोसेप्टिव डिसफंक्शनिंग से डील करेंगे। तो हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इम्प्लीकेशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओवर और अंडर रिस्पॉन्सिवनेस टू द सेंसरी इनपुट्स। अब जो ओवर रिस्पॉन्सिव क्या होता है? जब वो टच को अवॉइड करता है, लाउड नॉइसेस को, ब्राइट लाइट को, वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ईजिली ओवरवेल्म। तो हम ये सब चीज़ें करके उसको ईजिली ओवरवेल्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर रिस्पॉन्सिव में बच्चा जो है वो बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो अपीयर्स विड्रॉन मीन्स वो ना छुप के रहना शुरू करेगा, वो ऐसा नोटिस नहीं करेगा कि सब मुझे देखे, उसको अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मे नॉट नोटिस पेन, वो पेन को ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा। आप टेम्परेचर चेंज करोगे वो ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा, मीन्स वो बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा। तो इन दोनों चीज़ों से क्या अफेक्ट होगा, ये अपनी क्या इम्पैक्ट डालेगा? तो यहाँ पे क्या होता है? उसका फोकस अफेक्ट होएगा, पार्टिसिपेशन अफेक्ट होएगा, सोशल इंटरेक्शंस में उसको प्रॉब्लम होएगी। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मूवमेंट और इजीली फैटी। यहाँ पे क्या होता है
कि जैसे कांस्टेंट मूवमेंट है, कांस्टेंट मूवमेंट होना कि जैसे वो बैठ रहा है मतलब उसको जैसे वो बैठा है और उसे बैठा नहीं जा रहा है, मीन्स उसको एक पोजीशन में रहने में डिफ़िकल्टी होना, वो एक ही चीज़ को कांस्टेंट नहीं कर पाएगा, एक ही मूवमेंट को वो बार बार नहीं कर पाएगा, दैट इज़ कांस्टेंट मूवमेंट। वहाँ पे वो एक ही मोशन को जैसे स्पिन कर रहा है, जंप कर रहा है, तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट, ईजिली फैटिग मीन्स वो जल्दी थक जाएगा, वो कोई चीज़ बहुत जल्दी करेगा लेकिन फिर वो जल्दी थक जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वो किसी चीज़ पे सस्टेन नहीं रह पाता है। अगर वो एक एक्टिविटी कर रहा है तो उस पर सस्टेन नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वो जल्दी थक जाएगा। ये क्या इम्पेक्ट करता है, इससे उसकी अटेंशन इम्पेक्ट होती है, हैंड राइटिंग इम्पेक्ट होती है, और एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क, वो अपना टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज़ क्लासरूम में आप ऐसी कैसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो बच्चों के साथ जिनको सेंसरी डाई फंक्शनिंग है। तो सबसे पहले आता है टेक्टाइल डाई फंक्शनिंग। टेक्टाइल डाई फंक्शनिंग का मतलब होता है कि आपका जो टच प्रोसेस है ना, उसमें इशू आ रहा है, आप टच से उसको सेंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो टचिंग सेंस है उसको वो काम नहीं कर रही है, उसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बच्चों को ना टेक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको चॉइसेस देते हैं, क्लोथिंग की, सीटिंग की, सॉफ्ट कुशन प्रोवाइड करना, या फिर चेयर पे बैठना विदाउट अ कुशन। तो ये सब चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देते हैं विद वेरियस टेक्सचर्स। तो ये क्या होता है, उसके टेक्टाइल डाई फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है वेस्टिबुलर डाई फंक्शनिंग। वेस्टिबुलर डाई फंक्शनिंग होता है जो हमारे वेस्टिबुलर टिश्यूज़ होते हैं, मीन्स हमारे जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाना। इसमें बच्चों को बैलेंसिंग और मूवमेंट इशू होता है। यहाँ पे क्या होता है, या तो वो ओवर द मूवमेंट ब्रेक्स। यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, उसको ना बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। जैसे वो जंप कर रहा है या फिर स्विंगिंग कर रहा है, रॉकिंग कर रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम पे ब्रेक प्रोवाइड करना, ये चीज़ हम कर सकते हैं, ताकि अगर उसकी जो मसल्स हैं वो एक टाइम पे रिलैक्स भी हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव सीटिंग्स। अल्टरनेटिव सीटिंग्स का यूज़ करना, जैसे बॉल थेरेपी देना, वॉबल कुशन प्रोवाइड करना, मीन्स अगर उसकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने की, उसको प्लेजर देने की थोड़ी बहुत यूज़ करना। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना ताकि उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोप्राइसेप्टिव डाई फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है, बॉडी अवेयरनेस इशू आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमको हैवी वर्क देना है बच्चों को, वो क्या करते हैं कि वो ना मतलब रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको बॉडी अवेयरनेस नहीं होती, अगर हम उनको टच करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। यहाँ पे क्या करना है, हमें उनको हैवी वर्क प्रोवाइड करना है, जैसे पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग वेट, तो ये सब चीज़ें, ताकि उनको लगे कि हाँ उनकी बॉडी पे कुछ पड़ रहा है। नेक्स्ट, यूज़ रेजिस्टिव बैंड्स। रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करना, वेट लैप पैड का यूज़ करना, ताकि उनको फील हो कि हाँ उनकी बॉडी में कुछ, उनको बॉडी अवेयरनेस आए। नेक्स्ट, प्रोवाइड फिल्म प्रेशर प्रोवाइड करना, डीप टच इन एक्टिविटीज़ कराना, तो ये सारी चीज़ें हम उनके साथ कर सकते हैं। तो हमारी 4.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 4.3। 4.3 का नाम है की प्रिंसिपल्स ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड इट्स मैनेजमेंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसआई थेरेपी, बिहेवियर इंडिकेटिंग पॉसिबल सेंसरी इंटीग्रेशन एंड डाई फंक्शनिंग। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है की प्रिंसिपल्स ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला, की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। की प्रिंसिपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है चाइल्ड लेड प्ले। चाइल्ड लेड प्ले का मतलब होता है कि हमको वो एक्टिविटीज़ करानी चाहिए बच्चे को जिसमें वो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, मीन्स उसके इंटरेस्ट पे बेस्ड एक्टिविटीज़ कराना जो उनको अच्छी लगे। सेकंड आता है हमारा जस्ट राइट चैलेंजेस। जस्ट राइट चैलेंजेस का मतलब बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको चैलेंजेस प्रोवाइड करना, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, ना तो वो ज़्यादा इजी होनी चाहिए ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, उसकी जो ग्रेजुअल स्किल्स डेवलप हो रही है उन पे बेस्ड वो एक्टिविटी या फिर वो चैलेंज होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्टिव एंगेजमेंट। हमको ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें बच्चा इनकरेज हो, उसकी मूवमेंट आए, वो इंटरेक्शन करे, ठीक है, जिससे उसकी सेंसरीज इन प्रोसेस हो और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, सेंसरी इनपुट में वैसी एक्टिविटीज़ लेके आओ जो बच्चे को हेल्प करें रिस्पॉन्ड करने में। नेक्स्ट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, उसके रेपिटेटिव मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को हेल्प करे ताकि उसका ब्रेन डेवलप कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी पाथवे बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर एसआई थेरेपी। अब हमको क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेने चाहिए स्पीच थेरेपी एसआई थेरेपी के लिए।
सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए सबसे पहले तो इम्प्रूव सेंसरी प्रोसेसिंग, हमको बच्चे का सेंसरी प्रोसेसिंग इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट उसका मोटर कोऑर्डिनेशन बैलेंस को इन्हेंस करना है। थर्ड उसकी बॉडी अवेयरनेस स्पेशल ओरिएंटेशन पे ध्यान देना है। फोर्थ हमको सपोर्ट करना है उसके इमोशनल रेगुलेशंस और अटेंशन को। फिफ्थ इम्प्रूव करना है हमको उसको डेली फंक्शनिंग स्किल्स जैसे ड्रेसिंग, राइटिंग, प्लेइंग, तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। तो ये क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर हम बच्चे को एसआई थेरेपी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है बिहेवियर इंडिकेटिंग पॉसिबल सेंसरी इंटीग्रेशन एंड डाई फंक्शनिंग। ठीक है, हम इसमें बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है जिसको टेक्टाइल इशू होता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड क्रेव टचेस, हमको क्रेव टचेस को अवॉइड करना चाहिए। डिसलाइक सर्टेन टेक्सचर्स, ज़्यादातर बच्चा क्या होता है इसमें बच्चे को टेक्सचर्स पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, उसको सब सेम ही दिख रहा होता है। वेस्टिबुलर इश्यूज में उसको मूवमेंट का फेयर रहता है, मोशन सिकनेस रहती है, सीकिंग स्पिनिंग एंड जंपिंग, तो वो स्पिनिंग जंप करता रहता है, मीन्स उसके ना जो मोशन है ना वो कंट्रोल भी नहीं होते हैं उसके। नेक्स्ट इज प्रोप्राइसेप्टिव इश्यूज में उसका कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाता है। ठीक है, बहुत क्लमजी रहता है। नेक्स्ट मॉड्यूलेशन इश्यूज में वो या तो वो ओवर रिएक्ट करता है या फिर वो अंडर रिएक्ट करता है। नेक्स्ट अटेंशन बिहेवियर इश्यूज में वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव रहता है, या फिर उसको ट्रांजिशनिंग में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट हमारी 4.4 आती है। 4.4 का नाम है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, ब्रेल, साइन लैंग्वेज, टोडोमा एंड स्पीच। तो अब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टिव होता है कि क्या हम रिसीव कर रहे हैं, और एक्सप्रेसिव होता है कि हम कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो रिसेप्टिव होता है कि अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम उसको रिसीव कर रहे हैं, मीन्स हाउ मच वी कैन अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग टू अस। तो अगर इसमें क्या स्ट्रैटेजीज होता है कि विजुअल एड्स से समझाना, या फिर गेस्चर की हेल्प से कोई हमें बता दे, रिपीटेशन से, सिंपल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके भी हम उसको बता सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं रिसेप्टिव कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे एक्सप्रेसिव के लिए क्या होता है, एक्सप्रेसिव में हम अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं गेस्चर के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, हम AAC डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, रोल प्लेइंग यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें करके हम अपना जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेल इज़ फॉर द इंडिविजुअल हु इज़ विजुअली इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है, तो उनके लिए ब्रेल यूज़ किया जाता है। तो टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम यूज्ड रेज्ड डॉट्स, तो ब्रेल में क्या होता है, रेज्ड डॉट्स होती हैं, 6 डॉट्स होती हैं, उनसे ही हम लेटर डिस्प्ले करते हैं। इनेबल रीडिंग एंड राइटिंग विदाउट साइट, तो ये हम एक पर्सन को रीडिंग और राइटिंग में हेल्प करता है जिसको दिखाई नहीं देता है। तो इसमें बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, साइनेज का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रेल डिस्प्ले और इम्पोजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसके लिए है, विच आर डेफ, द पर्सन हु हैड अ हार्ड ऑफ हियरिंग, जिससे कम सुनाई देता है या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, उनके लिए। तो हम विजुअल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैंड शेप करना, फेशियल एक्सप्रेशंस देना, बॉडी मूवमेंट करना, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अमेरिकन साइन लैंग्वेज, या फिर ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, या फिर इंडियन साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट हेल्प्स इन एजुकेशन, इन सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट इज टोडोमा मेथड। टोडोमा मेथड किसके लिए होता है, वो उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो डेफ ब्लाइंड होते हैं, मीन्स वो अंधे भी हैं और बहरे भी है, मीन्स उनको ना तो उनको दिखाई देता है ना फिर उनको सुनाई देता है। तो ये एक टेक्टाइल मेथड होता है जिसमें पर्सन अपने हैंड्स को यूज़ करता है, लिप्स, जो, थ्रोट को, टू अंडरस्टैंड द स्पीच वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन टेक्टाइल मेथड से वो टच कर करके फील करता है कि व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट। नेक्स्ट यूज्ड इंडिविजुअल्स हु आर बोथ डेफ एंड ब्लाइंड, किसके लिए यूज़ होता है, जो पर्सन डेफ और ब्लाइंड दोनों चीज़ होती हैं। परसीव स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीच डेवलपमेंट। स्पीच डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व्स आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस कंट्रोल एंड प्रोनाउंसिएशन। ये इसलिए यूज़ होते हैं। स्पीच थेरेपी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड होती है जिनकी स्पीच डिले हो जाती है, या फिर शटरिंग करते हैं, या फिर आर्टिकुलेशन इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हम स्पीच डेवलपमेंट के लिए स्पीच थेरेपी का यूज़ करते हैं।
हम AC डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टूल्स, जिसमें कि जो बच्चा है वो स्पीक जनरेटिंग डिवाइसेस का यूज़ करके अपनी स्पीच को डेवलप कर सकता है। तो ये हमारी 4.4 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है 4.5। 4.5 में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, टाइप्स ऑफ ऑडियोमेट्री, टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स एंड डिवाइसेस एंड इट्स यूजेस फॉर लिसनिंग, केयर एंड मेंटेनेंस। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट। ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? इसमें हम इवेल्युएट करते हैं हियरिंग एबिलिटी को पर्सन की। हम उसकी ईयर हेल्थ को चेक करते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग को चेक करते हैं, तो काइंड ऑफ असेसमेंट करते हैं उसकी ऑडियोलॉजिकल हेल्थ का। तो ये हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में कि पर्सन को कैसा हियरिंग लॉस टाइप है, सीवियरिटी कितनी है, और क्या वो जो उसको प्रॉब्लम है हियरिंग में, क्या वो उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। अब टाइप ऑफ ऑडियोमेट्री, कुछ टाइप्स हैं ऑडियोमेट्री के, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप पढ़ सकते हो इनको। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से टाइप की हियरिंग एड्स या डिवाइसेस हम प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट आता है बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर ये एक डिवाइस होता है जो हम कान के पीछे पहनते हैं, ठीक है। इसमें ये किसके लिए होता है? जिनको माइल्ड या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट होता है इन द ईयर, ITE। इन द ईयर मीन्स ये हमारे ईयर के अंदर फिट कर दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको माइल्ड या सीवियर लॉस होता है। नेक्स्ट आता है इन द कैनाल या फिर कम्प्लीटली इन द कैनाल। तो ये क्या होता है? ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल डिक्रीट होता है। ये माइल्ड टू मॉडरेट लॉस के लिए होता है। नेक्स्ट इज बोन एनरॉच्ड हियरिंग एड। इसमें क्या होता है? ये साउंड कंडक्ट करता है थ्रू द बोन, अगर बोन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सिंगल साइडेड डेफनेस के लिए होता है। जैसे आपको अगर एक कान से सुनता है दूसरे से नहीं सुनता है, तो दिस इज़ फॉर द सिंगल पीस। नेक्स्ट इज़ कॉक्लियर इम्प्लीमेंट। ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे कि आपके हियरिंग लॉस में विद सर्जरी आप इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ FM सिस्टम असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस मींस ALDs। इसमें क्या होता है? क्लासरूम में एम्पलीफाई स्पीच के लिए डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हो जाता है, तो पर्सन को सिर्फ वही साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट यूज़ फॉर लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हेल्प्स इन स्पीच परसेप्शन। तो ये कैसे कैसे हेल्प करता है? ये स्पीच परसेप्शन के लिए हेल्प करता है, क्लासरूम लर्निंग में हेल्प करता है, सोशल इंटरेक्शंस में हेल्प करता है। पेयर्ड विद स्पीच थेरेपी, आप इसको स्पीच थेरेपी के साथ भी पेयर कर सकते हो। ऑडिटरी ट्रेनिंग्स या फिर बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकते हो। FM सिस्टम्स इम्प्रूव लिसनिंग इन नॉइसी इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हियरिंग एड्स। अब कैसे केयर कर सकते हैं? क्लीन रेगुलरली विद अ ड्राई क्लॉथ एंड ब्रश देम रेगुलर वैक्स स्ट्रिप्स। तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, रेगुलरली अपने ईयर्स को क्लीन करना है, ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना है। नेक्स्ट, स्टोर ड्राई प्लेसेस। आपने जो डिवाइसेस हैं उनको ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करना है, मॉइस्चर डैमेज नहीं होने देना है। रिप्लेस बैटरीज एज नीडेड, और रिचार्ज बैटरीज़ को अच्छे से रिप्लेस करना है, रिचार्ज करना है। रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है ऑडियोलॉजिस्ट के पास फॉर द एडजस्टमेंट एंड रिपेयर। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4th यूनिट भी पूरी होती है।